राहुल, कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। आर्यन अब और सह नहीं पाएगा। मीरा उस आलीशान अस्पताल के हॉल में अपने कमजोर सांस लेते बेटे को सीने से लगाए घुटनों के बल बैठ गई। उसके आंसू उस आदमी के पैरों पर गिर रहे थे जो कभी उसका पति हुआ करता था। लेकिन राहुल ने उसे ठंडी नजरों से देखा और बेरहमी से हंस पड़ा। वह बच्चा अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम और तुम्हारा बेटा अभी यहां से निकल जाओ। जैसे ही सुरक्षाकर्मी मां बेटे को उस ठंडी बारिश में बाहर घसीटने वाले थे, तभी पीछे से एक गहरी और सख्त आवाज गूंजी, उन्हें छोड़ दो। अभी के अभी पूरा कमरा अचानक खामोश हो गया और उसी पल से राहुल की जिंदगी उस भयानक अंधेरे में उतरने लगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी भावुक और दर्दनाक कहानी जिसमें एक मां की ममता, विश्वासघात, लालच और उन लोगों की सजा छिपी है जो दूसरों के दर्द को अपने घमंड के नीचे कुचल देते हैं। अगर आपको ऐसी भावनात्मक, रोमांचक और न्याय से भरी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमारा साथ जरूर दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं मीरा, छोटे आर्यन और रहस्यमयी डॉक्टर देव की यह कहानी। मीरा भारी बारिश में अपने बीमार बेटे आर्यन को सीने से लगाए तेजी से चल रही थी। रात का अंधकार उसकी गहरी निराशा को और भी अधिक डरावना बना रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसके थके हुए शरीर को कंपा रहे थे, लेकिन मात्र प्रेम की आग उसे आगे बढ़ने की असीम शक्ति दे रही थी। आर्यन की सांसें बहुत कमजोर हो चुकी थीं, जिससे मीरा का दिल खौफ से कांप उठता था। उसके पास अब केवल एक ही आखिरी और कड़वा रास्ता बचा था। वह संजीवनी इंटरनेशनल अस्पताल के विशाल दरवाजे के सामने आकर रुक गई। इस जगह की भव्यता उसकी दरिद्रता और फटे हुए कपड़ों का मजाक उड़ा रही थी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन बच्चे की गंभीर हालत देखकर किसी ने उसे रोका नहीं। वह कांपते कदमों से वीआईपी लाउंज की ओर बढ़ी, जहां उसे पता था कि उसका पूर्व पति राहुल मौजूद होगा। यह वही इंसान था जिसने उसे क्रूरता से घर से निकाल दिया था और आज उसे राहुल की मदद चाहिए थी। वीआईपी लाउंज के अंदर का दृश्य बहुत ही आलीशान और विलासिता से भरपूर था। नरम रोशनी और शांत संगीत के बीच राहुल एक महंगे चमड़े के सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर घमंड और सफलता की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसके ठीक बगल में सोनिया बैठी थी, जो उसकी नई प्रेमिका और उसके अहंकार की सबसे बड़ी समर्थक थी। सोनिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। मीरा ने गहरी सांस ली और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। राहुल ने जैसे ही मीरा को देखा तो उसकी भौहें गुस्से और नफरत से सिकुड़ गईं। उसने अपनी शराब की गिलास मेज पर पटक दी। मीरा बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से आर्यन को राहुल की ओर बढ़ाया और अपनी रुंधी हुई आवाज में दया की भीख मांगने लगी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वहां मौजूद अमीर लोग उसे कितनी घृणा भरी नजरों से देख रहे हैं। मीरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, राहुल, कृपया मेरी बात सुनो और हमारी मदद करो। आर्यन बहुत ज्यादा बीमार है और उसे तुरंत एक बड़े ऑपरेशन की सख्त जरूरत है। मेरे पास इसके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं और डॉक्टर ने कहा है कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं और भीख मांगती हूं कि बस इस एक बार अपने खून पर रहम खा लो। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी और हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। राहुल ने उसे देखकर एक क्रूर हंसी हंसी। उसने मीरा की आंखों में आंखें डालते हुए बेहद कठोर स्वर में जवाब दिया। उसने कहा, तुम यहां अपनी यह घटिया नौटंकी करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? यह बच्चा अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है और तुम्हें मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलने वाला है। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया था। यह बात तुम्हें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए।
तभी सोनिया अपने स्थान से उठी और ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज करते हुए मीरा के करीब आकर खड़ी हो गई। उसने मीरा के फटे कपड़ों को घृणा की दृष्टि से देखा और अपने चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान ले आई। सोनिया ने जहरीले शब्दों में कहा कि तुम जैसी भिखारिन औरत की इस आलीशान जगह पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने इस गंदे और बीमार बच्चे को लेकर तुरंत यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। मीरा ने सोनिया के इन कठोर शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि इस समय उसके लिए अपने बेटे की जिंदगी महत्वपूर्ण थी। उसने अपना सिर राहुल के कीमती जूतों पर रख दिया और अपनी गरिमा भूलकर जोर जोर से रोने लगी। मीरा ने कहा, राहुल, मैं तुम्हारे पैरों पर गिरती हूं और भगवान के लिए मेरी मदद करो। आर्यन की हालत हर गुजरते पल के साथ बहुत खराब हो रही है और डॉक्टर उसे बचाने के लिए पैसों का इंतजार कर रहे हैं। मीरा की इस पुकार से वहां मौजूद कुछ लोगों को हमदर्दी हो रही थी, लेकिन सोनिया का गुस्सा और भड़क गया। उसने पूरी ताकत से अपने पैर से मीरा के कंधे पर एक जोरदार धक्का मारा, जिससे मीरा संतुलन खो बैठी और आर्यन के साथ पीछे गिर गई। सोनिया ने तुरंत अस्पताल के सुरक्षा गार्डों की ओर मुड़कर बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाकर आदेश दिया। उसने कहा, तुम लोग यहां खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? इन दोनों भिखारियों को अभी इसी वक्त बाहर फेंको। सोनिया के आदेश का पालन करते हुए दो बहुत ही मजबूत सुरक्षाकर्मी तेजी से मीरा की तरफ आगे बढ़ने लगे। मीरा ने खतरे को भांपते हुए अपने बीमार बच्चे को अपनी बाहों में कसकर छुपा लिया और खौफजदा नजरों से उन आदमियों को देखने लगी। वह फर्श पर पीछे की तरफ खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि वह इन ताकतवर लोगों से मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए चारों तरफ देख रही थी। राहुल ने इस पूरे तमाशे को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वह आराम से बैठा इस दृश्य का आनंद ले रहा था। उसके लिए मीरा और आर्यन का दुख कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसके जीवन में अब पैसा और सोनिया ही महत्वपूर्ण थे। उसने मेज से शराब का एक गिलास उठाया और उसे धीरे धीरे पीते हुए मीरा के अपमान को देखने लगा। उसे इस बात का पूरा घमंड था कि वह अब बहुत अमीर है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुरक्षा गार्डों ने बिना किसी दया के मीरा के हाथों को बेरहमी से पकड़ लिया और उसे जबरन फर्श से ऊपर खींचने लगे। मीरा ने उनके मजबूत हाथों की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाकर छटपटाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका हर प्रयास पूरी तरह विफल हो रहा था। आर्यन दर्द और डर के मारे बहुत कमजोर आवाज में रोने लगा, जो मीरा के दिल को तेज खंजर की तरह गहराई तक चीर रहा था। वह बस यही चाहती थी कि कोई चमत्कार हो जाए। जब गार्ड उसे दरवाजे की तरफ घसीट रहे थे, तो मीरा के मन में केवल अंधकार और भयंकर निराशा छा गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज उसका सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया है और अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। उसने जिंदगी भर बहुत ईमानदारी और संघर्ष के साथ जीवन जिया था, लेकिन आज इस क्रूर दुनिया ने उसे पूरी तरह से हरा दिया था। वह अपने मासूम बेटे के चेहरे को निहार रही थी, जिसकी सांसें अब बहुत भारी हो चुकी थीं। अस्पताल के विशाल कांच के शीशों के बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी और भयानक बिजली कड़क रही थी। यह भयानक तूफान बिल्कुल वैसा ही था जैसा इस वक्त मीरा के टूटे हुए और लहूलुहान दिल के अंदर चल रहा था। उसे बाहर के इस सर्द और खतरनाक मौसम में फेंक दिए जाने का मतलब था कि उसका बेटा आर्यन सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। उसकी ममता इस अन्याय के खिलाफ चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज उन अमीरों के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। सोनिया अभी भी वहां खड़ी होकर मीरा की इस बेबसी और लाचारी का बहुत ही घटिया तरीके से मजाक उड़ा रही थी। उसने अपने महंगे मोबाइल फोन को निकालकर इस पूरे तमाशे का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ताकि वह बाद में इसे देखकर हंस सके। उसने राहुल की तरफ देखकर एक कुटिल और शैतानी मुस्कान दी, जैसे उसने आज कोई बड़ी और शानदार जंग जीत ली हो। राहुल ने भी अपनी शराब की गिलास को ऊपर उठाकर
सोनिया की इस शर्मनाक हरकत का पूरी तरह समर्थन किया। वीआईपी लाउंज में बैठे अन्य सभी धनी और प्रभावशाली लोग भी इस पूरे भयानक घटनाक्रम को बड़ी शांति से देख रहे थे। किसी ने भी अपनी जगह से उठकर उस रोती हुई मजबूर मां और मरते हुए मासूम बच्चे की मदद करने की जहमत नहीं उठाई। उनके लिए यह केवल एक छोटा सा मनोरंजक नाटक था, जो उनकी उबाऊ शाम में थोड़ा सा रोमांच भर रहा था। यह समाज की उस भयानक सच्चाई को उजागर कर रहा था, जहां इंसानियत पैसों के बोझ तले दबकर मर चुकी थी। गार्डों ने मीरा को खींचते हुए मुख्य दरवाजे के बिल्कुल करीब ला दिया था और अब उसे बाहर फेंकने ही वाले थे। बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी और वह हवा आर्यन के छोटे और कमजोर शरीर को बुरी तरह कंपा रही थी। मीरा ने अपनी आखिरी और बची खुची ताकत को इकट्ठा किया और पैरों को फर्श पर मजबूती से टिकाने की बेकार कोशिश की। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरे बच्चे की जान चली जाएगी, कृपया कोई मदद करो। अचानक उस शोरगुल और मीरा की दर्दनाक चीखों के बीच पूरे लाउंज में एक बहुत ही भारी और अधिकारपूर्ण आवाज गूंज उठी। यह किसी के मजबूत और सधे हुए कदमों की आवाज थी, जो ऑपरेशन थिएटर के लंबे गलियारे से तेजी से बाहर आ रही थी। कदमों की यह भारी आहट इतनी ज्यादा प्रभावशाली और गंभीर थी कि वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अचानक उस तरफ खिंच गया। यहां तक कि वे क्रूर गार्ड भी एक पल के लिए चौंक गए और उन्होंने मीरा को बाहर धकेलना रोक दिया। धुंधले और ठंडे कांच के दरवाजों के पीछे से एक बहुत ही लंबा और मजबूत साया धीरे धीरे स्पष्ट रूप से बाहर आने लगा। उस व्यक्ति ने सर्जिकल स्क्रब पहना हुआ था और उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा नीले रंग के सर्जिकल मास्क से ढका हुआ था। उसके गले में एक स्टेथोस्कोप लटका हुआ था और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी को भी आसानी से डरा सकती थी। वह बिना किसी जल्दबाजी के शांत और अधिकारपूर्ण कदमों के साथ सीधे मीरा और गार्डों की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वह रहस्यमय व्यक्ति वीआईपी लाउंज के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचा, तो वहां का सारा माहौल अचानक से पूरी तरह बदल गया। उसकी उपस्थिति मात्र से ही पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक और भयानक खामोशी छा गई थी, जिसे सब महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौजूद हर व्यक्ति का सांस लेना भी भारी हो गया हो और समय वहीं पर थम गया हो। उसकी तीखी और तेज नजरों ने एक ही पल में वहां चल रहे पूरे मामले को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। उस अजनबी डॉक्टर ने अपनी गहरी और अत्यधिक भारी आवाज में एक छोटा सा लेकिन बेहद सख्त आदेश जारी कर दिया। उसने बिल्कुल स्पष्ट और ठंडे शब्दों में कहा, इन दोनों को अभी इसी वक्त छोड़ दो और एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। यह आवाज किसी साधारण इंसान की नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की आवाज थी जो सिर्फ हुक्म चलाना जानता था। इस एक छोटी सी चेतावनी ने उन दोनों खूंखार गार्डों के हाथ पैर तुरंत सुन्न कर दिए और वे डरकर पीछे हट गए। मीरा ने जैसे ही खुद को उन गार्डों की क्रूर पकड़ से आजाद पाया, तो वह तेजी से फर्श पर गिर पड़ी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से आर्यन को सीने से लगाया और अपनी आंसुओं से भरी आंखों को धीरे से ऊपर उठाया। उसने उस रहस्यमय इंसान की तरफ बहुत उम्मीद और कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, जो अचानक भगवान बनकर उसकी मदद के लिए आया था। हालांकि वह डॉक्टर का चेहरा बिल्कुल नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद चमक उसे अजीब सा सुकून दे रही थी। राहुल को इस अजनबी व्यक्ति की यह दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसका अहंकार इस अपमान के कारण बुरी तरह भड़क गया। वह तुरंत अपने आरामदायक सोफे से उठकर खड़ा हो गया और अपनी शराब की गिलास को मेज पर जोर से पटकते हुए चिल्लाया। उसने गुस्से में कहा, तुम कौन होते हो मेरे निजी मामले में दखल देने वाले, और क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? मैं इस अस्पताल का सबसे बड़ा ग्राहक हूं और मेरी मर्जी के बिना यहां कुछ नहीं हो सकता है। सोनिया ने भी राहुल का पूरा साथ देते हुए उस डॉक्टर को बहुत ही घृणा और अहंकार भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा।
उसने अपने बालों को पीछे झटकते हुए एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और जहरीली मुस्कान के साथ उस डॉक्टर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम तो बस इस अस्पताल के एक मामूली नौकर हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। अगर राहुल ने प्रबंधन से तुम्हारी शिकायत कर दी तो कल सुबह तक तुम्हारी यह नौकरी चली जाएगी। डॉक्टर ने उन दोनों के इन बकवास शब्दों का बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह पूरी तरह शांत और स्थिर रहा। उसकी खामोशी में एक ऐसा भयानक तूफान छिपा हुआ था जो किसी भी पल इस कमरे को तहस नहस कर सकता था। उसने अपनी तीखी नजरें राहुल के घमंडी चेहरे पर सीधे गढ़ा दी, जिससे राहुल को अजीब सी घबराहट होने लगी। वह व्यक्ति धीरे धीरे राहुल के बिल्कुल करीब आने लगा और उसका हर एक कदम मौत की तरह खामोश और भारी था। कमरे में मौजूद हवा इतनी ज्यादा भारी और तनावपूर्ण हो गई थी कि वहां बैठे हुए बाकी लोगों की सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी थीं। वह डॉक्टर अंततः राहुल और सोनिया के बिल्कुल ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपने हाथों को अपने चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसने बहुत ही धीमी गति से और पूरी तरह से सधे हुए हाथों से अपने कानों के पीछे बंधे उस सर्जिकल मास्क को पकड़ लिया। मीरा धड़कते हुए दिल के साथ फर्श पर बैठी हुई उस रहस्यमय मसीहा का चेहरा देखने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उस रहस्यमय डॉक्टर ने अपना नीला सर्जिकल मास्क धीरे से नीचे किया, वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें अचानक थम गईं। मास्क के पीछे से एक बेहद प्रभावशाली और कठोर चेहरा सामने आया, जिसकी तीखी नजरों में एक अजीब सी सत्ता झलक रही थी। यह कोई मामूली कर्मचारी नहीं था, बल्कि इस भव्य संजीवनी अस्पताल के मुख्य सर्जन और सबसे बड़े हिस्सेदार डॉक्टर देव थे। उनका नाम पूरे चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़े ब्रांड और बेजोड़ ताकत का प्रतीक माना जाता था। राहुल का वह सारा घमंड और गुरूर जो कुछ पल पहले आसमान छू रहा था, अचानक से जमीन पर आ गिरा। उसने डॉक्टर देव की तस्वीर कई बड़ी पत्रिकाओं और व्यावसायिक बैठकों में देखी थी और वह उनकी असली ताकत से भली भांति परिचित था। राहुल की कंपनी का पूरा भविष्य और उसके सारे बड़े प्रोजेक्ट इसी अस्पताल के साथ होने वाले एक बड़े अनुबंध पर पूरी तरह निर्भर करते थे। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया और माथे पर डर के कारण ठंडा पसीना साफ चमकने लगा। सोनिया को अभी भी स्थिति की गंभीरता का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वह अपने उसी पुराने घमंड में पूरी तरह चूर थी। उसने अपने हाथ को कमर पर रखते हुए बहुत ही तीखे और कड़वे स्वर में अपनी बात को आगे बढ़ाना शुरू किया। उसने देव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम मुझे इस तरह घूरकर क्यों देख रहे हो और तुम्हें हमारी बात तुरंत माननी चाहिए। उसे लग रहा था कि राहुल का पैसा और रसूख उसे किसी भी मुसीबत से आसानी से बचा सकता है। राहुल ने घबराहट में तुरंत आगे बढ़कर सोनिया के हाथ को बहुत ही झटके से नीचे खींच लिया और उसे चुप रहने का सख्त इशारा किया। सोनिया राहुल के इस अचानक बदले हुए व्यवहार से पूरी तरह हैरान रह गई और उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्या गलती हुई है। राहुल ने अपनी आवाज को नीचा करते हुए कांपते हुए स्वर में सोनिया के कान में फुसफुसाकर कहा कि अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो। उसने बताया कि यह इंसान हमारे पूरे व्यापार को एक पल में पूरी तरह खत्म कर सकता है। देव ने सोनिया की उन बकवास बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और अपनी तीखी नजरें सीधे राहुल के डरे हुए चेहरे पर गड़ा दी। उनकी आंखों में एक ऐसा खतरनाक और खामोश तूफान उफन रहा था जो राहुल की आत्मा को अंदर तक बुरी तरह कंपा रहा था। देव ने बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक और ठंडे स्वर में बोलना शुरू किया, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति बुरी तरह सहम गया। उन्होंने कहा कि मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हो रही है कि इंसानियत आज कितनी सस्ती हो गई है। देव ने अपने दोनों हाथों को अपनी जेब में डालते हुए बहुत ही अधिकारपूर्ण तरीके से लाउंज के बिल्कुल बीच में चलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा कि यह अस्पताल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। ये कोई ऐसा घटिया मंच नहीं है जहां तुम जैसे लोग अपनी गंदी और नीच मानसिकता का खुलेआम प्रदर्शन कर सको। यह सुनकर राहुल का सिर शर्म और खौफ के मारे
पूरी तरह से नीचे झुक गया और वह कुछ नहीं बोल पाया। देव के कदम अचानक मीरा के पास आकर रुक गए, जो अभी भी फर्श पर बैठकर अपने बीमार बेटे को गले से लगाए बहुत बुरी तरह रो रही थी। देव की आंखों में वह कठोरता एकदम से गायब हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही गहरी करुणा और दया ने ले ली। वह बिना किसी झिझके अपने घुटनों के बल उस ठंडे फर्श पर मीरा के बिल्कुल ठीक सामने बैठ गए। उन्होंने अपने मजबूत और गर्म हाथों से आर्यन के छोटे से माथे को बहुत ही प्यार से छुआ और उसकी नब्ज जांची। आर्यन की सांसें बहुत तेज चल रही थीं और उसका पूरा शरीर भयंकर बुखार की वजह से बुरी तरह से जल रहा था। देव ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया और उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस छोटे बच्चे की जान बचाने पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने मीरा की आंखों में देखते हुए बहुत ही कोमल और विश्वास भरे स्वर में कहा कि तुम अब बिल्कुल भी मत घबराओ। मैं तुम्हें यह पूरा भरोसा दिलाता हूं कि तुम्हारे इस मासूम बेटे को अब कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। मीरा को देव के उन चंद शब्दों में एक बहुत ही अजीब सी शांति और एक नई उम्मीद की बड़ी किरण साफ दिखाई दी। वह इंसान जो कुछ पल पहले एक कठोर प्रशासक लग रहा था, अब उसके लिए भगवान का भेजा हुआ एक सच्चा फरिश्ता बन गया था। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए देव की तरफ देखा और अपनी रुंधी हुई आवाज में उन्हें बहुत सारा धन्यवाद दिया। उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वह इस भयानक और जानलेवा लड़ाई में बिल्कुल भी अकेली नहीं है। देव ने तुरंत अपने पास मौजूद एक छोटे से वॉकी टॉकी को निकाला और अस्पताल की आपातकालीन मेडिकल टीम को वहां आने का सख्त आदेश दिया। उन्होंने बहुत ही पेशेवर अंदाज में निर्देश देते हुए कहा कि मुझे यहां तुरंत एक स्ट्रेचर और बाल रोग विशेषज्ञों की एक पूरी टीम चाहिए। उनका हर एक शब्द बहुत ही स्पष्ट था और उसमें एक ऐसा अधिकार था जिसका पालन करना हर कर्मचारी का सबसे पहला कर्तव्य था। कुछ ही सेकंड के अंदर बाहर से डॉक्टरों की एक पूरी टीम भागते हुए अंदर आ गई। मेडिकल टीम ने बहुत ही तेजी से और पूरी सावधानी के साथ आर्यन को फर्श से उठाकर एक आरामदायक स्ट्रेचर पर लिटा दिया। मीरा भी तुरंत अपनी जगह से उठी और वह अपने बेटे के साथ उस आपातकालीन कक्ष की तरफ तेजी से भागने के लिए तैयार हो गई। देव ने टीम के मुख्य डॉक्टर को कुछ जरूरी और बहुत ही खास निर्देश दिए और उन्हें तुरंत इलाज शुरू करने के लिए कहा। जैसे ही आर्यन को वहां से ले जाया गया, देव एक बार फिर से राहुल और सोनिया की तरफ मुड़ गए। कमरे का वह माहौल जो कुछ पल के लिए शांत हो गया था, अब देव के मुड़ते ही फिर से भयंकर तनाव और खौफ से भर गया। देव के चेहरे पर अब कोई करुणा नहीं थी, बल्कि वहां एक बहुत ही भयानक और खतरनाक गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे चलकर राहुल के बिल्कुल करीब गए और उसकी आंखों में अपनी तीखी नजरें गढ़ाकर उसे बहुत ही खौफनाक तरीके से देखने लगे। राहुल को अब यह महसूस होने लगा था कि उसने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। राहुल ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही झूठी और बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की ताकि वह इस बिगड़ती हुई स्थिति को किसी तरह संभाल सके। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में मलते हुए बहुत ही नपी तुली और मक्खन लगाने वाली भाषा में देव से बात करनी शुरू की। उसने कहा कि डॉक्टर देव, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप खुद यहां इस वक्त मौजूद होंगे। यह सब कुछ बस एक बहुत ही छोटी सी गलतफहमी थी और मैं इसके लिए आपसे सच में माफी मांगता हूं। देव ने राहुल की इस झूठी और घटिया माफी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक बहुत ही कड़वी मुस्कान के साथ उसे देखा। उन्होंने कहा कि तुम जैसे लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम लोग हर भयानक अपराध को सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी बताकर छुपना चाहते हो। तुमने एक मरते हुए मासूम बच्चे और रोती हुई मजबूर मां का खुलेआम मजाक उड़ाया है और इसे तुम केवल एक गलतफहमी कह रहे हो। तुम्हारी यह घटिया सोच मुझे सच में बहुत ज्यादा घृणित और बीमार करती है। देव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा खुलासा किया जिसने राहुल के पैरों तले से जमीन को पूरी तरह खिसका दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कौन हो
और तुम्हारी यह बकवास कंपनी आजकल किन बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तुम संजीवनी समूह के साथ एक बहुत बड़ा अनुबंध करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हारी डूबती हुई कंपनी किसी तरह बच सके। मुझे तुम्हारी हर एक कमजोर और गंदी चाल के बारे में बहुत पहले से ही पूरी जानकारी मौजूद है। यह बात सुनकर राहुल का शरीर अंदर तक बुरी तरह से कांपने लगा और उसके गले में जैसे कोई बहुत बड़ा कांटा फंस गया हो। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि देव उसकी कंपनी की इतनी गहराई से और इतनी सटीक जानकारी पहले से रखता है। उसे यह साफ दिखने लगा था कि जिस बड़े अनुबंध के लिए वह महीनों से दिन रात मेहनत कर रहा था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसकी सारी उम्मीदें और उसके सारे बड़े सपने एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो गए। सोनिया ने जब देखा कि राहुल पूरी तरह से डरकर हार मान चुका है तो उसने अपनी मूर्खता का एक और भयानक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने बहुत ही घमंड भरे स्वर में चिल्लाकर देव से कहा कि तुम शायद यह नहीं जानते कि मेरे पिता इस शहर के कितने बड़े और ताकतवर इंसान हैं। अगर तुमने हमारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार करने की कोशिश की तो मैं इस पूरे अस्पताल को हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। उसे अभी भी अपनी झूठी और खोखली ताकत पर बहुत ज्यादा अंधा विश्वास था। देव ने सोनिया की इस बचकानी और बेवकूफी भरी धमकी को सुनकर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक हंसी हंसना शुरू कर दिया। उनकी यह खौफनाक हंसी उस पूरे शांत और बड़े कमरे में गूंज उठी जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान के रोंगटे बुरी तरह से खड़े कर दिए। उन्होंने सोनिया की आंखों में देखते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे पिता और उनकी खोखली ताकत के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तुम लोग सिर्फ मासूम लोगों को डरा सकते हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी कोई भी औकात बिल्कुल भी नहीं है। देव ने अपने शब्दों को और भी ज्यादा धारदार बनाते हुए सोनिया के उस बचे खुचे घमंड को भी पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो तुम्हारे पिता का पूरा साम्राज्य सिर्फ एक छोटे से फोन कॉल पर हमेशा के लिए मिट्टी में मिला सकता हूं। तुम जो यह महंगी चीजें पहनकर खुद को बहुत बड़ी महारानी समझ रही हो वह सब कुछ कल सुबह तक नीलाम हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना यह गंदा मुंह अब पूरी तरह से बंद रखो और शांति से खड़ी रहो। सोनिया के चेहरे का रंग पूरी तरह से पीला पड़ गया और उसकी वह सारी हिम्मत जो कुछ पल पहले थी एकदम से गायब हो गई। उसने देव की आंखों में एक ऐसा खौफनाक सच देखा जिसने उसे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यह इंसान कोई मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा है। वीआईपी लाउंज में मौजूद बाकी सभी लोग अब आपस में फुसफुसाने लगे थे और वे राहुल और सोनिया की इस भयानक बेइज्जती का पूरा आनंद ले रहे थे। इन दोनों का सारा सम्मान अब पूरी तरह से खाक में मिल चुका था। देव ने अब अपना अंतिम और सबसे कठोर फैसला सुनाने के लिए वहां खड़े उन दोनों सुरक्षा गार्डों की तरफ अपनी नजरें घुमाईं। उन्होंने बहुत ही ऊंची और स्पष्ट आवाज में आदेश देते हुए कहा कि इन दोनों घटिया लोगों को अभी इसी वक्त इस अस्पताल से बाहर फेंक दो। मैं इन दोनों की मनहूस शक्लें अपने इस पवित्र अस्पताल में एक सेकंड के लिए भी और बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूं। यह आदेश इतना ज्यादा कड़क था कि गार्ड बिना कोई सवाल किए तुरंत राहुल और सोनिया की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़े। जो गार्ड कुछ समय पहले तक मीरा और उसके बच्चे को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह तैयार थे वे अब राहुल को बाहर निकाल रहे थे। यह समय का एक बहुत ही शानदार और खौफनाक चक्र था जहां बुराई करने वालों को उनके किए की सजा तुरंत और वहीं पर मिल रही थी। राहुल ने गार्डों से बचने की थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन उन मजबूत आदमियों ने उसे बहुत ही बेरहमी से उसके महंगे कोट से पकड़ लिया। सोनिया भी चिल्लाते हुए अपना बचाव कर रही थी, लेकिन सब कुछ पूरी तरह बेकार था। उन दोनों को पूरे लाउंज में सभी अमीर और प्रभावशाली लोगों के सामने से बहुत ही अपमानजनक तरीके से घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले जाया गया। राहुल का वह सारा महंगा सूट बुरी तरह से खराब हो गया था और सोनिया के महंगे जूते भी फर्श पर रगड़ खाने की वजह से टूट गए थे। बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवा के झोंके अंदर की तरफ आ रहे थे।
उन दोनों को बिना किसी दया के उस भयानक और ठंडे तूफान के बीच सड़क पर फेंक दिया गया। देव चुपचाप अपनी जगह पर खड़े होकर उन दोनों को बाहर गिरते हुए और कीचड़ में सनते हुए बहुत ही सुकून के साथ देख रहे थे। उनके चेहरे पर अभी भी कोई विशेष भाव नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही भयानक और शांत ज्वाला पूरी तरह से भड़क चुकी थी। उन्होंने अपने मन में यह पक्का फैसला कर लिया था कि यह तो बस उनकी सजा की एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत भर है। वह इन दोनों को उस मुकाम तक लेकर जाएंगे जहां ये लोग अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। जैसे ही मुख्य दरवाजे पूरी तरह से बंद हुए, देव ने एक लंबी और गहरी सांस ली तथा अपने दिमाग को फिर से शांत कर लिया। उन्होंने अपने सर्जिकल मास्क को वापस अपने चेहरे पर लगाया और अपनी सफेद मेडिकल कोट को बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक किया। उनके लिए अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम केवल उस मासूम बच्चे आर्यन की जान बचाना था, जो इस समय ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी की जंग लड़ रहा था। वह बिना कोई और समय बर्बाद किए सीधे आपातकालीन कक्ष की तरफ तेजी से चलने लगे। इमरजेंसी रूम के बाहर मीरा अभी भी फर्श पर बैठी हुई भगवान से लगातार बहुत ही सच्चे मन से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सूज गई थीं और उसके होंठ लगातार कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सा सुकून आ चुका था। उसे यह पूरा विश्वास था कि डॉक्टर देव जैसे महान इंसान के होते हुए उसके बच्चे को कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। जैसे ही उसने देव को अपनी तरफ आते हुए देखा, तो वह तुरंत सम्मान के साथ उनके सामने खड़ी हो गई। देव ने मीरा के पास आकर बहुत ही प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे एक बार फिर से सांत्वना देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मीरा, तुम्हें अब बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्यन अब एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर मौजूद है। मेरी बेहतरीन मेडिकल टीम इस समय उसकी पूरी जांच कर रही है और हम उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे। तुम्हें अब एक मजबूत मां बनकर रहना होगा ताकि तुम अपने बच्चे को एक बहुत ही अच्छा और सुखद जीवन दे सको। मीरा ने अपनी आंखों में मौजूद आंसुओं को पोंछते हुए देव की ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए, जहां एक तरफ उन्हें एक मासूम की जिंदगी बचानी थी और दूसरी तरफ एक बड़ा युद्ध लड़ना था। यह लड़ाई केवल मेडिकल विज्ञान की नहीं, बल्कि अहंकार और न्याय के बीच की एक बहुत बड़ी जंग थी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर का माहौल बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण था। डॉक्टर देव ने अपने सर्जिकल कपड़े पहने और अपने हाथों को पूरी तरह से कीटाणु रहित किया। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में एक योद्धा जैसी चमक साफ दिखाई दे रही थी। वहां मौजूद सभी नर्स और जूनियर डॉक्टर उनके हर एक इशारे का बहुत ही ध्यान से पालन कर रहे थे। आर्यन का छोटा शरीर उस बड़ी सी सर्जिकल टेबल पर बहुत ही ज्यादा कमजोर और नाजुक लग रहा था। देव ने गहरी सांस ली और अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। आर्यन की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी और उसका दिल बहुत ही धीमी गति से धड़क रहा था। मॉनिटर पर दिख रही रेखाएं लगातार ऊपर नीचे हो रही थीं, जो सभी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था। देव ने बहुत ही सधे हुए हाथों से पहला चीरा लगाया और उनकी उंगलियां किसी जादूगर की तरह तेजी से चलने लगीं। हर एक नस और हर एक मांसपेशी को वह बहुत ही बारीकी से देख रहे थे, ताकि कोई भी छोटी सी गलती न हो जाए। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसे केवल वही पार कर सकते थे। मुख्य सर्जन के रूप में देव का अनुभव और उनकी अचूक तकनीक पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर थी। मेडिकल टीम का हर एक सदस्य उनकी इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर पूरी तरह से हैरान और मंत्रमुग्ध था। किसी ने भी आज तक इतनी जटिल और खतरनाक सर्जरी को इतनी आसानी और शांति से होते हुए नहीं देखा था। देव का पूरा ध्यान केवल उस मासूम बच्चे की जान बचाने पर लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने मीरा से उस बच्चे को सुरक्षित वापस लाने का बहुत ही पक्का वादा किया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मीरा अभी भी उसी ठंडे फर्श पर बैठी हुई लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब पूरी तरह से सूख चुके थे, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। वह हर बार उस बंद दरवाजे की तरफ
बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखती थी कि शायद कोई बाहर आकर उसे कोई अच्छी खबर दे दे। अस्पताल का वह लंबा गलियारा बहुत ही शांत था, और वह शांति मीरा के अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर राहुल और सोनिया उस भयंकर बारिश और कीचड़ में पूरी तरह से सने हुए खड़े थे। उनकी महंगी गाड़ियां वहां से काफी दूर खड़ी थीं, और उन्हें वहां तक पैदल ही चलकर जाना पड़ रहा था। राहुल का सारा घमंड और उसका वह महंगा सूट अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। सोनिया भी अपने टूटे हुए जूतों के साथ उस कीचड़ में बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी, और लगातार राहुल पर अपना भयंकर गुस्सा निकाल रही थी। राहुल ने बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाते हुए सोनिया को चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। उसे अब इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि उसने आज कितनी बड़ी और भयानक गलती कर दी है। डॉक्टर देव जैसे शक्तिशाली इंसान से पंगा लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी थी, जो उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकती थी। उसकी कंपनी को संजीवनी अस्पताल के उस बड़े अनुबंध की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके बिना वह पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। सोनिया ने अभी भी अपनी हार नहीं मानी थी, और वह लगातार अपनी खोखली ताकत का दिखावा करने की कोशिश कर रही थी। उसने राहुल से कहा कि वह अपने पिता को फोन करेगी, और वह उस घमंडी डॉक्टर को उसकी असली औकात जरूर दिखाएंगे। सोनिया का मानना था कि पैसे और रसूख के सामने दुनिया का हर इंसान आसानी से झुक जाता है, और देव भी कोई अपवाद नहीं होगा। लेकिन राहुल अच्छी तरह से जानता था कि देव की ताकत उन लोगों की पहुंच से बहुत ज्यादा ऊपर और खतरनाक है। राहुल ने तुरंत अपने वकीलों और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन मिलाना शुरू कर दिया, ताकि वे इस गंभीर स्थिति को संभाल सकें। उसने अपने सबसे खास मैनेजर को आदेश दिया कि वह तुरंत अस्पताल के प्रबंधन बोर्ड से संपर्क करे और उन्हें भारी रिश्वत देने, सेंस की परतीज करेंगे की पेशकश करे। राहुल को लग रहा था कि अगर वह बोर्ड के सदस्यों को पैसों का लालच देगा, तो वे देव के खिलाफ जाकर उसकी मदद जरूर करेंगे। उसने अपने बैंक खातों से एक बहुत बड़ी रकम तुरंत निकालने का सीधा आदेश भी दे दिया। लेकिन राहुल की यह सारी योजना बहुत ही जल्दी और बुरी तरह से विफल हो गई, क्योंकि बोर्ड का कोई भी सदस्य देव के खिलाफ जाने को तैयार नहीं था। मैनेजर ने राहुल को घबराते हुए बताया कि अस्पताल के सभी लोग डॉक्टर देव का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और उनसे बहुत डरते भी हैं। किसी ने भी राहुल की उस भारी रिश्वत को स्वीकार करने में अपनी कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, और उन्होंने फोन तुरंत काट दिया। यह खबर सुनकर राहुल के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई, और वह कांपने लगा। राहुल को अब यह साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो चुकी है, और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। देव ने सिर्फ उसे अस्पताल से बाहर नहीं फेंका था, बल्कि उसके पूरे व्यावसायिक जीवन को एक बहुत ही गहरे गड्ढे में धकेल दिया था। उसे अपने उन सभी निवेशकों का डर सताने लगा, जो बहुत ही जल्द अपना सारा पैसा उसकी डूबती हुई कंपनी से वापस निकाल लेंगे। वह बारिश में खड़ा हुआ अपने बालों को नोच रहा था और अपनी इस भयानक किस्मत पर जोर जोर से रो रहा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर कई घंटे बीत चुके थे, और सर्जरी अब अपने सबसे अंतिम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी थी। आर्यन का दिल अब बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा था, और मॉनिटर पर जीवन की रेखाएं पूरी तरह से स्थिर हो चुकी थीं। देव के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थीं, जिन्हें एक नर्स ने बहुत ही सावधानी से पोंछ दिया। उन्होंने बहुत ही आराम से आखिरी टांके लगाए और एक लंबी राहत की सांस ली, क्योंकि यह कठिन ऑपरेशन पूरी तरह सफल हो चुका था। देव ने अपने सर्जिकल दस्ताने उतारे और अपने चेहरे से उस नीले मास्क को हटाते हुए पूरी मेडिकल टीम की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक बहुत ही गहरी संतुष्टि और खुशी की चमक थी, क्योंकि उन्होंने एक मासूम बच्चे को मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। टीम के सभी सदस्यों ने बहुत ही सम्मान के साथ उनके सामने अपना सिर झुकाया
और इस अद्भुत चमत्कार के लिए उन्हें बधाई दी। देव ने कहा कि यह जीत हम सब की सामूहिक मेहनत का नतीजा है और अब हमें इस बच्चे की बहुत अच्छी देखभाल करनी है। जैसे ही देव ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो मीरा उन्हें देखते ही तेजी से भागकर उनके बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आंखों में एक बहुत ही बड़ा सवाल और एक अनजाना सा डर छिपा हुआ था जो उसके पूरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। देव ने बहुत ही कोमल मुस्कान के साथ मीरा की तरफ देखा और उसे शांत रहने का इशारा करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी भारी लेकिन बहुत ही मीठी आवाज में कहा कि तुम्हारा आर्यन अब पूरी तरह से सुरक्षित है और खतरे से बाहर आ चुका है। यह सुनते ही मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वह जमीन पर बैठकर देव को धन्यवाद देने लगी। उसने कहा कि आपने आज मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया है और मैं आपका यह बहुत बड़ा एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। देव ने तुरंत मीरा को उठाया और कहा कि मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है और तुम्हें मेरे पैरों में गिरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने एक नर्स को आदेश दिया कि वह मीरा को रिकवरी रूम में लेकर जाए जहां वह अपने बेटे को दूर से देख सकती है। मीरा के जाते ही देव के चेहरे के भाव अचानक से पूरी तरह बदल गए और वहां एक बहुत ही भयानक कठोरता वापस आ गई। उनका पहला काम पूरा हो चुका था, लेकिन अब उनका दूसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक काम शुरू होने वाला था जो बहुत ही जरूरी था। वह अस्पताल के अपने निजी और बहुत ही सुरक्षित केबिन की तरफ तेजी से चले गए जहां कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने सामने रखे एक बहुत ही सुरक्षित और विशेष लैपटॉप को तुरंत चालू कर दिया। देव केवल एक बहुत बड़े डॉक्टर ही नहीं थे, बल्कि वह देश के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यापारिक परिवारों में से एक के मुख्य उत्तराधिकारी भी थे। उनकी पहुंच और उनका नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा और गहरा था कि राहुल जैसे छोटे व्यापारी उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। देव ने अपने कुछ बहुत ही खास और गुप्त संपर्कों को एक के बाद एक कई फोन कॉल करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में एक बहुत ही ठंडा और खतरनाक आदेश था जो किसी भी साम्राज्य को पल भर में नष्ट कर सकता था। उन्होंने सबसे पहले मेडिकल सप्लाई चेन के उन सभी बड़े अधिकारियों से बात की जो राहुल की कंपनी को कच्चा माल प्रदान करते थे। देव ने उन्हें बहुत ही स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर उन्होंने राहुल के साथ कोई भी नया व्यापार किया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देव का एक ही शब्द उन सभी सप्लायर्स के लिए एक बहुत ही कड़ा कानून था और उन्होंने तुरंत राहुल के सारे ऑर्डर रद्द कर दिए। राहुल की कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग एक ही झटके में पूरी तरह से कट गया था। इसके बाद देव ने शहर के उन सभी प्रमुख बैंकों के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया जहां राहुल ने अपने बड़े ऋण ले रखे थे। उन्होंने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से उन बैंकों को यह संकेत दिया कि राहुल की कंपनी बहुत ही जल्द दिवालिया होने वाली है। ये जानकारी मिलते ही बैंकों ने तुरंत अपनी आंतरिक जांच शुरू कर दी और राहुल के सभी बैंक खातों को अस्थायी रूप से पूरी तरह से सील कर दिया। अब राहुल के पास न तो कच्चा माल था और न ही उसे खरीदने के लिए कोई भी पैसा बचा था। देव का यह पूरा हमला बहुत ही ज्यादा खामोश लेकिन किसी भी बड़े परमाणु बम से भी ज्यादा विनाशकारी और खतरनाक था। उन्होंने राहुल की कंपनी की उन सभी छोटी और बड़ी कमजोरियों पर बिल्कुल सटीक और सीधा वार किया था जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। ये सब कुछ सिर्फ 1 घंटे के अंदर हो गया था और राहुल को इस भयानक बर्बादी की बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगने दी गई थी। देव अपनी स्क्रीन पर उन सारे रद्द होते हुए अनुबंधों को देखकर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान दे रहे थे। सोनिया ने अपने पिता को फोन करके देव के खिलाफ एक बहुत बड़ी शिकायत की और उनसे इस मामले में दखल देने की मांग की। उसके पिता, जो एक जाने माने राजनेता और व्यवसायी थे, उन्होंने तुरंत अस्पताल के प्रमुख निवेशकों को अपनी ताकत दिखाने के लिए फोन किया, लेकिन उन्हें यह जानकर बहुत बड़ा और भयानक झटका लगा कि अस्पताल का मुख्य मालिक और कोई नहीं बल्कि खुद डॉक्टर देव ही हैं। जब उन्हें देव की असली पहचान
और उनकी अथाह ताकत का पता चला तो उनके भी होश पूरी तरह से उड़ गए। सोनिया के पिता ने घबराहट में तुरंत अपनी बेटी को वापस फोन किया और उसे बहुत ही बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि तुम दोनों ने आज किस भयानक इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है। क्या तुम्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा है? उन्होंने सोनिया को सख्त चेतावनी दी कि वह तुरंत राहुल को छोड़कर वापस घर आ जाए, वरना वह भी इस बड़ी तबाही में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। सोनिया अपने पिता की इन खौफनाक बातों को सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गई और उसका फोन नीचे गिर गया। राहुल अपने कार्यालय पहुंच चुका था और वह पूरी तरह से भीगा हुआ था, लेकिन उसे अब एक भयंकर सच्चाई का सामना करना था। उसके सभी कर्मचारियों के चेहरों पर बड़ा खौफ और घबराहट थी, क्योंकि लगातार आ रहे फोन कॉल्स ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था। राहुल के मुख्य मैनेजर ने दौड़ते हुए आकर उसे बताया कि उनके सभी बड़े सप्लायर्स ने अचानक सारा काम पूरी तरह से रोक दिया है। इसके साथ ही बैंक से भी यह भयानक खबर आई थी कि उनके सारे खाते फ्रीज हो गए हैं। राहुल धम्म से अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसकी सांसें अचानक रुकने लगी हैं। वह बार बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था, जहां एक के बाद एक उसके सारे बड़े और महंगे प्रोजेक्ट रद्द होते जा रहे थे। उसने जिस विशाल और आलीशान साम्राज्य को इतनी क्रूरता और बेईमानी के साथ खड़ा किया था, वह आज ताश के पत्तों की तरह बुरी तरह से ढह रहा था। उसे अब देव की उन खौफनाक और ठंडी नजरों का असली मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगा था। राहुल ने घबराहट में अपने निवेशकों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसका फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। उन सभी को बाजार से यह भयंकर खबर मिल चुकी थी कि राहुल की कंपनी अब पूरी तरह से डूबने की कगार पर आ गई है। कोई भी निवेशक अपना सारा पैसा एक ऐसी डूबती हुई नाव में लगाने को बिल्कुल तैयार नहीं था, जिसके पीछे डॉक्टर देव जैसा कोई बड़ा दुश्मन हो। राहुल पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था और उसकी सारी बेईमानी की कमाई एक ही पल में मिट्टी में मिल गई थी। दूसरी ओर अस्पताल में आर्यन को अब बहुत ही सुरक्षित रिकवरी रूम में रखा गया था और वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। मीरा उसके बिल्कुल पास बैठकर उसके छोटे और मासूम चेहरे को बहुत ही ज्यादा प्यार और शांति के साथ लगातार निहार रही थी। उसके मन में अब राहुल के लिए कोई भी नफरत या गुस्सा नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। देव ने मीरा के लिए अस्पताल के एक बहुत ही अच्छे और विशेष कमरे का खास इंतजाम पहले से ही करवा दिया था। देव अपने केबिन की खिड़की के पास खड़े होकर बाहर हो रही उस भयंकर बारिश को बहुत ही शांति से देख रहे थे। उनका दिमाग अभी भी लगातार काम कर रहा था और वे अपनी आगे की बड़ी रणनीति को बहुत ही बारीकी से तैयार कर रहे थे। उन्होंने राहुल की आर्थिक कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी, लेकिन अभी भी उनका वह अंतिम और सबसे बड़ा वार करना पूरी तरह से बाकी था। वह राहुल और सोनिया को उस मुकाम पर लाना चाहते थे जहां उन्हें अपनी हर एक गलती का भयानक और सच्चा पछतावा हो। उन्होंने अपनी मेज पर रखे एक बहुत ही खास और गुप्त दस्तावेज को उठाया, जिसमें राहुल की कंपनी के कई भयानक और काले राज छिपे हुए थे। देव ने अपनी एक विशेष जांच टीम को राहुल के सभी पुराने और नए प्रोजेक्ट्स की पूरी तरह से जांच करने का सीधा आदेश दिया था। इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और धोखेबाजी के इतने सारे पुख्ता सबूत थे कि राहुल का पूरा जीवन जेल की अंधेरी काल कोठरी में कट सकता था। देव ने इस खौफनाक रिपोर्ट को बहुत ही सावधानी के साथ अपनी सुरक्षित तिजोरी में वापस रख दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही बारिश पूरी तरह से रुक गई थी और एक बहुत ही नई और साफ सुबह की शुरुआत हुई। देव ने पूरी रात बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, लेकिन उनके चेहरे पर थकान का कोई भी छोटा सा निशान नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने एक बार फिर से अपना सफेद कोट पहना और आर्यन की हालत की जांच करने के लिए अपने सधे हुए कदमों से बाहर निकल पड़े। उन्हें पता था कि आज का दिन राहुल और सोनिया के लिए उनकी जिंदगी का सबसे भयानक और खौफनाक दिन साबित होगा। सुबह की धूप राहुल के
शानदार कार्यालय में खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उसके जीवन में अब केवल भयानक अंधकार छा गया था। उसके सामने रखी मेज पर फाइलों का एक बहुत बड़ा और बिखरा हुआ ढेर लगा था। वह पूरी रात अपनी कुर्सी पर बैठा रहा था और उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई थीं। उसके सभी बैंक खाते पूरी तरह से फ्रीज हो चुके थे और उसकी कंपनी का सारा पैसा अचानक से हवा में पूरी तरह गायब हो गया था। कार्यालय का दरवाजा बहुत जोर से खुला और राहुल का मुख्य प्रबंधक बुरी तरह से हांफते हुए अंदर दौड़कर आया। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था और वह बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में राहुल को बताया कि शहर के अन्य सभी बड़े अस्पतालों ने भी उनके सारे पुराने अनुबंध तुरंत रद्द कर दिए हैं। अब कोई भी उनके साथ व्यापार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि बाजार में यह खबर पूरी तरह फैल चुकी थी कि उनका पतन निश्चित है। यह भयानक और खौफनाक खबर सुनते ही राहुल का गुस्सा पूरी तरह से बेकाबू हो गया और उसने अपना महंगा फोन सीधे दीवार पर जोर से दे मारा। फोन के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए, लेकिन राहुल का क्रोध बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और वोर करे अपने बालों को बुरी तरह नोचने लगा। उसे अब यह भयानक सच्चाई पूरी तरह समझ आ चुकी थी कि डॉक्टर देव कोई साधारण सर्जन नहीं, बल्कि व्यापारिक दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस है। राहुल की कंपनी का पूरा व्यापार केवल उन विशाल चिकित्सा आपूर्ति अनुबंधों पर ही टिका हुआ था जो अब हवा में उड़ चुके थे। देव ने अपनी उस खामोश लेकिन अत्यंत विनाशकारी ताकत का इस्तेमाल करके राहुल की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को जड़ से काट दिया था। राहुल के गोदामों में रखा सारा कच्चा माल अब पूरी तरह से बेकार हो चुका था, क्योंकि कोई भी उसे खरीदने वाला नहीं था। उसकी कंपनी का पूरा नकदी प्रवाह एक ही झटके में पूरी तरह से जम चुका था और वह बर्बाद हो रहा था। तभी सोनिया बहुत ही घबराई हुई हालत में राहुल के कार्यालय में तेजी से अंदर घुसी। उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे और उसका कल रात वाला वह सारा घमंड अब पूरी तरह से टूटकर चूर चूर हो चुका था। उसने रोते हुए राहुल को बताया कि उसने अपने पिता की राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके अस्पताल को डराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसकी यह सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार और विफल साबित हुई थी, क्योंकि कोई भी उसकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। सोनिया ने अस्पताल के प्रबंधन बोर्ड को बहुत ही घमंड भरे लहजे में फोन करके उन्हें बर्बाद करने की भयंकर धमकी दी थी, लेकिन बोर्ड के सदस्यों ने उसकी इन खोखली बातों पर केवल एक बहुत ही ठंडी और व्यंग्यात्मक हंसकर फोन काट दिया था। उन्हें ये अच्छी तरह से पता था कि डॉक्टर देव के सामने सोनिया के पिता की राजनीतिक हैसियत एक बहुत ही छोटे और मामूली कीड़े से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। सोनिया का वह सारा झूठा रसूख आज पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया था। सोनिया के पिता ने जब यह पूरी भयानक सच्चाई जानी कि उनकी बेटी ने अनजाने में डॉक्टर देव से दुश्मनी मोल ले ली है, तो वे काम गए। उन्होंने घबराहट में तुरंत सोनिया के सारे बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से बंद कर दिए और उसे अपने घर से बेदखल कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि वे देव जैसे अजेय इंसान से लड़कर अपना राजनीतिक करियर पूरी तरह से तबाह नहीं करना चाहते। सोनिया अब सच में सड़क पर आ चुकी थी। सोनिया ने राहुल के पास जाकर उसे बुरी तरह झकझोरते हुए कहा कि वह जल्दी से इस भयानक स्थिति को ठीक करने का कोई बड़ा रास्ता निकाले। राहुल ने सोनिया की इस मूर्खतापूर्ण बात को सुनकर एक बहुत ही खौफनाक और पागलों जैसी हंसी हंसना शुरू कर दिया। उसने सोनिया को धक्का देते हुए कहा कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। राहुल का पूरा विशाल साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह बुरी तरह ढह चुका था। दूसरी तरफ संजीवनी अस्पताल में डॉक्टर देव अपने शानदार और सुरक्षित केबिन में बहुत ही आराम से बैठे हुए थे। उनके सामने रखी बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन पर राहुल की कंपनी के शेयर बहुत तेजी से नीचे गिर रहे थे।
हर गुजरते हुए पल के साथ राहुल की करोड़ों की संपत्ति पूरी तरह से खाक में मिलती जा रही थी। देव के चेहरे पर एक बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक विजय की मुस्कान थी, क्योंकि उनका यह पूरा रणनीतिक जाल बिल्कुल सही और सटीक तरीके से काम कर रहा था। तभी देव के केबिन का दरवाजा खुला और उनका सबसे खास और भरोसेमंद वकील बहुत ही शांति के साथ अंदर आया। उसने देव की मेज पर एक बहुत ही मोटी और भारी फाइल रखते हुए सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया। इस फाइल में राहुल के उन सभी भयानक वित्तीय अपराधों और बड़े भ्रष्टाचारों के बिल्कुल पक्के और ठोस सबूत मौजूद थे। राहुल ने सालों से नकली चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करके बहुत सारे मासूम मरीजों की जान के साथ एक बहुत बड़ा और खतरनाक खिलवाड़ किया था। देव ने उस भारी फाइल को धीरे से खोला और उसमें रखे उन सभी दस्तावेजों को गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया। फाइल का हर एक पन्ना राहुल के ताबूत में ठोकी जाने वाली एक मजबूत और आखिरी कील के समान था। देव ने शांत स्वर में अपने वकील को आदेश दिया कि इन सभी पुख्ता सबूतों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा जाए। वह अभी इन सबूतों को पुलिस को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वह राहुल के साथ एक बहुत ही बड़ा और आखिरी मनोवैज्ञानिक खेल खेलना चाहते थे। राहुल को सिर्फ आर्थिक रूप से तोड़ना देव के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था, बल्कि वह उसकी आत्मा को कुचलना चाहते थे। देव यह अच्छी तरह जानते थे कि जब इंसान के पास कोई उम्मीद नहीं बचती तो वह सबसे बड़ी गलती करता है। उन्होंने जानबूझकर राहुल के लिए एक बहुत ही छोटा और झूठा उम्मीद का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, ताकि वह उसमें फंस सके। देव की यह पूरी योजना किसी भी बड़े और खतरनाक शतरंज के खेल से बहुत ज्यादा गहरी और एकदम सटीक थी। अपने बर्बाद हो चुके कार्यालय में राहुल बहुत ही ज्यादा निराशा और भयंकर खौफ के साथ अपने माथे को पकड़कर बैठा हुआ था। उसे अब केवल एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, जो उसे इस पूरी तरह से निश्चित तबाही से बचा सकता था। उसकी कंपनी में सबसे बड़ा निवेश एक बहुत ही विशाल और रहस्यमय निवेश समूह का था, जिसका अध्यक्ष कभी किसी के सामने नहीं आता था। राहुल को लगा कि अगर वह उस अध्यक्ष से मिल ले तो शायद उसकी कंपनी फिर से बच सकती है। राहुल ने अपने मुख्य प्रबंधक को तुरंत अपने केबिन में बुलाया और उसे बहुत ही तेज आवाज में एक सख्त आदेश दिया। उसने कहा कि तुम किसी भी कीमत पर उस रहस्यमय निवेशक समूह के अध्यक्ष के साथ मेरी एक तत्काल बैठक तय करवाओ। राहुल को यह पूरा विश्वास था कि वह अपनी मीठी और झूठी बातों से उस बड़े अध्यक्ष को आसानी से बेवकूफ बना लेगा। उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वह खुद एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल में खुशी खुशी फंसने जा रहा है। प्रबंधक ने बहुत ही घबराहट और डर के साथ तुरंत उन बड़े निवेशकों के कार्यालय में कई सारे फोन कॉल करना शुरू कर दिया। कई घंटों की लगातार और भयंकर मिन्नतों के बाद आखिरकार उसे उस बड़े अध्यक्ष के सचिव से बात करने का मौका मिल गया। सचिव ने बहुत ही एक ठंडे और पेशेवर लहजे में बताया कि अध्यक्ष कल सुबह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक के लिए राहुल से मिलने को तैयार है। यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी, जिसने राहुल के मुर्दा शरीर में अचानक एक नई जान फूंक दी। राहुल ने खुशी के मारे एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली और अपनी कुर्सी से बहुत ही तेजी से उछल पड़ा। उसने सोनिया की तरफ मुड़कर एक बहुत ही घमंडी और शैतानी मुस्कान दी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और भयानक युद्ध जीत लिया हो। उसने सोनिया से कहा कि तुम अब बिल्कुल भी मत घबराओ, क्योंकि मैं कल उस अध्यक्ष से मिलकर अपनी सारी खोई हुई ताकत वापस ले लूंगा। राहुल की आंखों में एक बार फिर से वही पुराना और झूठा गुरूर बहुत ही तेजी से चमकने लगा था। सोनिया ने भी राहुल की इस बात को सुनकर अपने आंसुओं को पोंछा और उसके चेहरे पर भी एक झूठी खुशी छा गई। उन दोनों को यह लग रहा था कि डॉक्टर देव की ताकत शायद उस बड़े और रहस्यमय अध्यक्ष के सामने पूरी तरह से कम पड़ जाएगी। वे दोनों कल होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक के लिए अपने दिमाग में कई सारी नई और झूठी कहानियां गढ़ने लगे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था
कि वे सीधे मौत के मुंह में खुशी से छलांग लगाने वाले हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में देव ने अपने वकील को वह भारी फाइल वापस दी और एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उनके सचिव ने आकर उन्हें यह बहुत ही अच्छी खबर दी कि राहुल ने उनके ही निवेश समूह के साथ बैठक तय कर ली है। देव ने यह पूरी खौफनाक तर और खतरनाक योजना बहुत ही सावधानी के साथ खुद ही तैयार की थी, ताकि राहुल पूरी तरह बर्बाद हो सके। वह राहुल को उस मुकाम पर देखना चाहते थे जहां वह खुद अपनी हार को अपनी आंखों से देखे। देव अपने केबिन से बाहर निकले और बहुत ही शांत कदमों से चलते हुए अस्पताल के उस विशेष रिकवरी रूम की तरफ बढ़ने लगे। वहां मीरा अभी भी बहुत ही गहरी और शांत प्रार्थना में लीन होकर अपने बीमार बेटे आर्यन के बिल्कुल पास बैठी हुई थी। आर्यन बहुत ही अच्छी और गहरी नींद में सो रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी शांति पूरी तरह छाई हुई थी। देव ने दरवाजे से ही उस खूबसूरत और शांत दृश्य को देखा और उनके मन को सुकून मिला। मीरा ने जैसे ही डॉक्टर देव को दरवाजे पर खड़े देखा तो वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और सम्मान से हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में देव के लिए इतना ज्यादा गहरा सम्मान और कृतज्ञता थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। देव ने बहुत ही प्यार से आर्यन के सिर पर हाथ फेरा और उसके सभी महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरणों की अच्छी तरह से जांच की। उन्होंने मीरा को पूरा भरोसा दिलाया कि उसका बेटा अब धीरे धीरे बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है और सुरक्षित है। मीरा ने बहुत ही कोमल और रुंधी हुई आवाज में डॉक्टर देव को एक बार फिर से बहुत सारा और सच्चा धन्यवाद दिया। उसने कहा कि आपने हम दोनों पर जो यह बहुत बड़ा एहसान किया है उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। देव ने मीरा की इन बातों को सुनकर बहुत ही हल्का सा सिर हिलाया और उसे शांत रहने का एक बहुत ही प्यारा सा इशारा किया। वह जानते थे कि मीरा ने अपनी जिंदगी में बहुत सारा भयानक दुख और खतरनाक दर्द चुपचाप सहा है। देव अभी मीरा से बात कर ही रहे थे कि अचानक आर्यन के शरीर से जुड़े उन सभी मेडिकल मॉनिटर्स से बहुत ही तेज आवाज आने लगी। वह शांत और सुकून भरा माहौल एक ही सेकंड के अंदर बहुत ही भयंकर और खौफनाक दहशत में पूरी तरह से बदल गया। आर्यन का छोटा सा शरीर अचानक बहुत ही जोर से कांपने लगा था और उसकी सांसें एक बार फिर से बहुत तेज और भारी हो गई थीं। मशीन पर दिखने वाली उसकी दिल की धड़कन की वह लाल रेखा बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरने लगी थी। मीरा की चीख निकल गई और वह घबराहट के मारे पूरी तरह से कांपते हुए अपने बेटे के उस नाजुक शरीर से लिपट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ पल पहले जो बच्चा बिल्कुल ठीक और सुरक्षित था उसे अचानक से यह क्या भयानक बीमारी हो गई है। देव के चेहरे पर जो शांति थी वह तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक तनाव ने ले। उन्होंने तुरंत मीरा को थोड़ा पीछे किया और आर्यन की स्थिति की बहुत ही बारीकी से जांच करना शुरू कर दिया। आर्यन के शरीर के अंदर एक बहुत ही अजीब और अनदेखा संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा था जो पहली सर्जरी के बाद अचानक उभरा था। देव ने अपनी अत्यधिक अनुभवी नजरों से तुरंत यह समझ लिया कि यह स्थिति पहले वाले बड़े ऑपरेशन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। उन्होंने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपनी उस आपातकालीन मेडिकल टीम को वहां तुरंत पहुंचने का बहुत ही सख्त और कड़क आदेश दिया। पूरे अस्पताल में एक बार फिर से वही खौफनाक और भयानक हलचल बहुत ही तेजी से मच गई थी। डॉक्टर देव ने मीरा की आंखों में बहुत ही गहराई और पूरी गंभीरता के साथ देखते हुए उसे इस भयानक स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आर्यन के शरीर में एक बहुत ही गंभीर जटिलता आ गई है और हमें तुरंत एक और बहुत बड़ा ऑपरेशन करना होगा। ये दूसरी सर्जरी बहुत ही ज्यादा जोखिम भरी है और इसमें बच्चे की जान जाने का भी एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक खतरा मौजूद है। यह भयानक बात सुनते ही मीरा के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक गई और वह रोने लगी। देव ने मीरा के दोनों कंधों को बहुत ही मजबूती से पकड़ा
और उसे दिलासा देते हुए एक बार फिर से अपना बड़ा वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे इस मासूम बेटे को बचाने के लिए पूरी दुनिया से बहुत ही बुरी तरह लड़ जाऊंगा। तुम बस अपना यह अटूट विश्वास और पूरी हिम्मत बनाए रखो, क्योंकि मुझे इस भयंकर और खौफनाक लड़ाई में तुम्हारी इस मजबूत प्रार्थना की जरूरत है। देव ने तुरंत आर्यन को उस विशेष स्ट्रेचर पर लेटाया और उसे वापस ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगे। मीरा की आंखों से आंसुओं का एक बहुत ही भयानक और कभी न रुकने वाला भारी सैलाब एक बार फिर से तेजी से बहने लगा था। वह उन लंबे और ठंडे गलियारों में दौड़ते हुए उस स्ट्रेचर के पीछे भाग रही थी, जिस पर उसकी पूरी दुनिया मौत से लड़ रही थी। देव का चेहरा एक बहुत ही खौफनाक योद्धा की तरह पूरी तरह से सख्त और एकदम कठोर हो चुका था, जिसे अब एक नया युद्ध लड़ना था। कल सुबह होने वाली उस बड़ी बैठक से पहले आज रात का यह भयानक और जानलेवा संघर्ष बहुत जरूरी था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर का माहौल एक बार फिर से बहुत ज्यादा भारी और खौफनाक तनाव से पूरी तरह भर चुका था। डॉक्टर देव ने अपने हाथों को बहुत ही तेजी से साफ किया और सर्जिकल उपकरण अपने मजबूत हाथों में ले लिए। आर्यन का छोटा सा शरीर उस सर्जिकल टेबल पर मौत के साथ एक भयानक लड़ाई लड़ रहा था। मॉनिटर पर जीवन की लाल रेखा लगातार बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, जो सबको बहुत बुरी तरह डरा रही थी। देव का पूरा ध्यान इस खौफनाक और जानलेवा स्थिति पर बहुत ही गहराई से केंद्रित था। देव ने अपनी पूरी ताकत और अपने सालों के अनुभव को इस एक सर्जरी में पूरी तरह से लगा दिया था। उनके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें साफ तौर पर चमक रही थीं, जिन्हें एक नर्स बहुत ही सावधानी से बार बार पोंछ रही थी। आर्यन के शरीर में फैलने वाला संक्रमण बहुत ही ज्यादा आक्रामक और खतरनाक था, जो हर एक सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा था। देव ने बहुत ही सधे हुए हाथों से एक नया चीरा लगाया, ताकि उस भयानक जहर को बच्चे के नाजुक शरीर से पूरी तरह बाहर निकाला जा सके। बाहर के ठंडे और खामोश गलियारे में मीरा एक बार फिर से उसी दर्दनाक स्थिति में फर्श पर बैठी हुई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांसें किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गले में पूरी तरह रोक दी हों। वह अपनी बंद आंखों से केवल भगवान की मूर्ति को देख रही थी और लगातार एक बहुत ही सच्ची और गहरी प्रार्थना कर रही थी। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि डॉक्टर देव किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे और उसके मासूम बेटे को मौत के अंधेरे मुंह से सुरक्षित वापस ले आएंगे। दूसरी तरफ सुबह का सूरज पूरी तरह से आसमान में ऊपर आ चुका था और शहर की हलचल तेज हो गई थी। राहुल अपने शानदार लेकिन अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके घर के बाथरूम में आईने के सामने चुपचाप खड़ा था। उसने अपने चेहरे पर पानी के कई भारी छींटे मारे, ताकि वह अपनी उस भयंकर और खौफनाक घबराहट को किसी तरह छुपा सके। आज की यह बड़ी बैठक उसके पूरे जीवन और उसके व्यापार के लिए आखिरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन रेखा के समान थी, जिसे वह खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने अपना सबसे महंगा और शानदार सूट बहुत ही सावधानी के साथ पहना, ताकि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी लग सके। सोनिया भी उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने भी अपने चेहरे पर एक बहुत ही झूठा आत्मविश्वास सजा लिया था। दोनों को यह पूरी तरह से लग रहा था कि आज का दिन उनकी सारी परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वे उस रहस्यमय निवेशक समूह के अध्यक्ष को अपनी चिकनी चुपड़ी और झूठी बातों में फंसाकर अपना सारा खोया हुआ बड़ा साम्राज्य एक बार फिर से बहुत आसानी से वापस पा लेंगे। राहुल और सोनिया अपनी एक बहुत ही महंगी और शानदार कार में बैठकर उस बड़ी बैठक के लिए तेजी से निकल पड़े। रास्ते में राहुल लगातार अपने मैनेजर को फोन करके उस रहस्यमय अध्यक्ष के बारे में कोई भी छोटी सी जानकारी मांग रहा था, लेकिन उसे यह जानकर बहुत ज्यादा निराशा हुई कि उस अध्यक्ष की कोई भी तस्वीर या नाम बाजार में बिल्कुल मौजूद नहीं है। राहुल के दिमाग में यह भयानक और अजीब सा डर धीरे धीरे बैठने लगा था,
लेकिन उसने अपने उस डर को सोनिया से बहुत ही अच्छी तरह छिपा कर रखा था। कुछ ही देर में उनकी कार उस विशाल और गगनचुंबी इमारत के बिल्कुल ठीक सामने आकर बहुत ही शान से रुक गई। यह इमारत उस शहर की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली निवेश कंपनी का मुख्य और बहुत ही आलीशान मुख्यालय था। वहां की भव्यता और शानदार सुरक्षा व्यवस्था देखकर राहुल और सोनिया की आंखें एक पल के लिए पूरी तरह से चौंधिया गई थीं। वे बहुत ही भारी कदमों से उस इमारत के अंदर घुसे, जहां रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें ऊपर जाने का सीधा रास्ता दिखा दिया। उन्हें एक बहुत ही खास और शानदार लिफ्ट के जरिए इमारत की सबसे ऊपरी और सबसे ज्यादा वीआईपी मंजिल पर ले जाया गया। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा खामोश, लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली और खौफनाक सत्ता की भयानक गंध से पूरी तरह भरा हुआ था। एक वरिष्ठ सचिव ने उन्हें एक बहुत ही विशाल और आलीशान बोर्डरूम के अंदर ले जाकर बहुत सम्मान से बैठा दिया। उस बड़े कमरे के बीच में एक बहुत लंबी और भारी मेज रखी थी, जिसके ठीक सिरहाने पर अध्यक्ष की एक बहुत ही बड़ी और शानदार कुर्सी बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। राहुल ने अपने कांपते हुए हाथों को आपस में मलना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां की खामोशी उसे बहुत डरा रही थी। सोनिया ने बहुत ही धीमी आवाज में राहुल से कहा कि यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा भव्य और डरावनी लग रही है। राहुल ने उसे शांत रहने का इशारा किया और अपने दिमाग में उन सभी झूठी कहानियों को एक बार फिर से दोहराने लगा। वह इस बड़ी बैठक में अपनी कंपनी के पुराने और शानदार रिकॉर्ड का बहुत ही झूठा और बड़ा दिखावा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर वहां बैठा था। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर देव की उंगलियां बहुत ही अद्भुत और जादुई गति से उस छोटे से शरीर पर काम कर रही थीं। उन्होंने उस भयानक संक्रमण के मुख्य स्रोत को बहुत ही गहराई में जाकर पूरी तरह से खोज निकाला था, जो बहुत मुश्किल था। मेडिकल टीम का हर एक सदस्य बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि इतनी जटिल और खतरनाक स्थिति को संभालना किसी चमत्कार से कम नहीं था। देव ने बहुत ही शांत आवाज में एक विशेष उपकरण मांगा और एक बहुत ही सटीक चीरा लगाकर उस खतरनाक जहर को बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक आर्यन की धड़कन एक बार फिर से बहुत तेजी से गिरने लगी और मॉनिटर की लाल रेखा सीधी होने लगी। पूरे कमरे में उस भयानक मशीन की लगातार बजने वाली खतरनाक आवाज गूंजने लगी, जिसने सभी के चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ा दिया। देव का चेहरा और भी ज्यादा सख्त और कठोर हो गया और उन्होंने तुरंत एक बहुत ही शक्तिशाली इंजेक्शन की तेज मांग की। यह एक ऐसा नाजुक और खतरनाक पल था, जहां एक सेकंड की भी छोटी सी देरी उस मासूम बच्चे की जान हमेशा के लिए ले सकती थी। देव ने बहुत ही सधे हुए और मजबूत हाथों से वह जीवन रक्षक इंजेक्शन सीधे आर्यन के छोटे से दिल में लगा दिया। कुछ ही पल की खौफनाक और जानलेवा खामोशी के बाद मॉनिटर पर वह लाल रेखा एक बार फिर से धीरे धीरे उछलने लगी। आर्यन की धड़कन वापस आ गई थी और वहां मौजूद सभी नर्सों और डॉक्टरों ने एक बहुत ही लंबी और गहरी राहत की सांस ली। देव ने अपने माथे का पसीना पोंछा और अपनी इस भयंकर तथा खतरनाक सर्जरी को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए फिर से काम शुरू कर दिया। इधर उस आलीशान बोर्डरूम में राहुल और सोनिया बहुत ही ज्यादा बेचैनी और घबराहट के साथ उस अध्यक्ष का लंबा इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा पूरी तरह से बीत चुका था, लेकिन कोई भी उस खाली और बड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए अंदर नहीं आया था। राहुल का पसीना अब उसके महंगे सूट को बहुत ही बुरी तरह से गीला कर रहा था और उसकी सारी हिम्मत धीरे धीरे टूट रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक बहुत ही बड़े और खौफनाक जाल में बुरी तरह से फंस चुका है, जहां से निकलना असंभव है। तभी बोर्डरूम का वह भारी और बड़ा दरवाजा बहुत ही धीमी आवाज के साथ खुला और कई सारे वरिष्ठ अधिकारी अंदर आने लगे। वे सभी लोग काले और शानदार सूट पहने हुए थे और उनके चेहरों पर एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक शांति छाई हुई थी। राहुल तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया
और उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही झूठी और बनावटी मुस्कान लाने की पूरी कोशिश की। वे सभी अधिकारी उस लंबी मेज के दोनों तरफ बहुत ही सम्मान और खामोशी के साथ अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ गए। उन अधिकारियों में से एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ने राहुल की तरफ देखकर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान दी। उसने बहुत ही सख्त और कड़क आवाज में कहा कि हमारे अध्यक्ष बस कुछ ही पलों में इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने वाले हैं। यह सुनकर राहुल ने बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली, क्योंकि उसे अब यह पक्का विश्वास हो गया था कि उसकी कंपनी बच जाएगी। वह अपने दिमाग में अपनी उस सारी झूठी और मक्कार बातों को एक बार फिर से बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करने लगा था। अस्पताल के बाहर आसमान में फिर से काले और बहुत ही ज्यादा खौफनाक बादल पूरी तरह से घिरने लगे थे, जो एक तूफान का संकेत थे। देव ने आर्यन के पेट में लगे उस आखिरी चीरे को बहुत ही सावधानी और पूरी पूर्णता के साथ अच्छी तरह बंद कर दिया था। उनका यह दूसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन भी पूरी तरह से सफल रहा था, जिसने उस बच्चे को मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। देव ने बहुत ही गहरी और शांत सांस लेते हुए अपने सर्जिकल दस्ताने उतारे और अपनी टीम को धन्यवाद दिया। मेडिकल टीम के सदस्यों ने डॉक्टर देव की इस अद्भुत और चमत्कारी प्रतिभा को देखकर बहुत ही सम्मान से अपना सिर नीचे झुका लिया। देव बहुत ही तेजी से चलते हुए उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, जहां मीरा उनके आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। देव को बाहर आते देखकर मीरा तुरंत अपनी जगह से उठी और बहुत ही घबराई हुई तथा उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। देव के चेहरे पर एक बहुत ही कोमल और शांतिपूर्ण मुस्कान थी, जिसने मीरा के सारे भयानक डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। देव ने बहुत ही प्यार और शांत आवाज में मीरा से कहा कि तुम्हारा बेटा अब पूरी तरह से सुरक्षित है और खतरे से बाहर है। हमने उस भयानक संक्रमण को पूरी तरह से निकाल दिया है और अब आर्यन बहुत ही जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ होकर तुम्हारे पास आएगा। मीरा ने खुशी के मारे रोते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पूरी तरह छुपा लिया और जमीन पर गिरकर भगवान का धन्यवाद करने लगी। देव ने उसे तुरंत उठाया और एक बहुत ही समझदार नर्स को उसकी अच्छी देखभाल करने का सख्त आदेश दिया। देव का एक बहुत बड़ा और महान काम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन उनका दूसरा भयानक काम अभी बाकी था। उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उनके चेहरे की वह सारी कोमलता एक ही सेकंड में बहुत ही खतरनाक कठोरता में बदल गई। अब समय आ गया था जब वह अपने उस खौफनाक और भयानक दुश्मन को उसके सबसे बड़े और घमंडी खेल में पूरी तरह से मात देंगे। देव अपने विशेष केबिन में गए और उन्होंने अपना वह शानदार और बहुत ही महंगा काला सूट तेजी से पहनना शुरू कर दिया। देव ने अपनी अलमारी से एक बहुत ही खास और भारी काले रंग की बड़ी फाइल निकाली, जिसमें राहुल की बर्बादी के सारे सबूत मौजूद थे। वह फाइल केवल कुछ पन्नों का पुलिंदा नहीं थी, बल्कि वह राहुल के जीवन भर के उन सभी भयानक और घृणित अपराधों का काला चिट्ठा थी। देव के चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक मुस्कान थी, क्योंकि वह जानते थे कि राहुल इस समय उसी आलीशान इमारत में उनका इंतजार कर रहा है। वह अपने सधे हुए कदमों से अस्पताल से बाहर निकले और अपनी महंगी काले रंग की गाड़ी में बैठ गए। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए देव का दिमाग पूरी तरह से शांत था और उनकी नजरें बिल्कुल सड़क पर एकदम सटीक रूप से केंद्रित थीं। रास्ते में शहर की वह भारी और खतरनाक बारिश एक बार फिर से बहुत ही तेज और भयानक रूप से शुरू हो चुकी थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देव को उस बारिश की खौफनाक बूंदें बहुत ही अच्छी लग रही थीं, क्योंकि वे उनके अंदर उबल रही उस न्याय की भयानक ज्वाला को शांत कर रही थीं। कुछ ही देर में उनकी वह शानदार गाड़ी उस विशाल और गगनचुंबी इमारत के पास पहुंच गई। बोर्डरूम के अंदर राहुल की बेचैनी अब अपने सबसे ऊंचे और खौफनाक चरम पर पूरी तरह से पहुंच चुकी थी, जिसे छुपाना बहुत मुश्किल था।
उसने अपनी कलाई पर बंधी उस महंगी घड़ी को देखा, जो अब उसे समय के बहुत ही भारी बोझ के नीचे पूरी तरह दबा रही थी। सोनिया भी अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और उसका वह सारा झूठा आत्मविश्वास उस बड़े कमरे की भयानक खामोशी में पूरी तरह से पिघल चुका था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह इंतजार उनकी जिंदगी का सबसे भयानक और सबसे ज्यादा लंबा जानलेवा इंतजार बन चुका है। तभी उस आलीशान बोर्डरूम का दरवाजा एक बार फिर से खुला और कमरे के अंदर मौजूद सभी बड़े अधिकारी तुरंत अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। राहुल और सोनिया ने भी बहुत ही घबराहट के साथ दरवाजे की तरफ देखा कि आखिर वह कौन सा महान इंसान है जो उनका आखिरी मसीहा बनने वाला है। एक बहुत ही लंबा और प्रभावशाली साया उस दरवाजे से अंदर आया और उसकी कदमों की भारी आहट ने उस पूरे कमरे में एक अजीब सी खौफनाक गूंज पैदा कर दी। वह इंसान बिल्कुल शांत लेकिन बहुत ही ज्यादा खौफनाक और खतरनाक नजर आ रहा था। जैसे ही उस इंसान ने कमरे की तेज और शानदार रोशनी में अपने सख्त और कठोर चेहरे को पूरी तरह से सामने किया, राहुल की सांसें रुक गईं। राहुल के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक गई और उसकी आंखें भयानक और खौफनाक डर के मारे फटी की फटी रह गईं। वह कठोर की वंदार रोशनी में उसकी आंखें भयानक और रहस्यमय अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर देव थे, जिन्होंने कल रात राहुल की जिंदगी और उसके घमंड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। सोनिया के मुंह से एक बहुत ही हल्की सी चीख निकल गई और वह पीछे हट गई। देव बहुत ही शांत और अधिकारपूर्ण कदमों के साथ चलते हुए उस मेज के सिरे पर रखी अपनी उस खास और बड़ी अध्यक्षीय कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उन्होंने उस भारी फाइल को मेज पर बहुत ही जोर से पटका, जिसकी भयानक आवाज पूरे कमरे में किसी बम के धमाके की तरह तेजी से गूंज उठी। राहुल का शरीर बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था और उसके माथे से ठंडे पसीने की बहुत सारी भारी बूंदें लगातार नीचे फर्श पर टपक रही थीं। देव की उन खौफनाक और तीखी नजरों ने राहुल को उसकी असली औकात पूरी तरह से याद दिला दी। देव ने बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में बोलना शुरू किया, जिससे वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह सहम गया। उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरी कंपनी से एक बड़ी भीख मांगने के लिए इस जगह पर आए हो। यह देखकर मुझे खुशी हुई। तुम्हारा यह झूठा गुरूर, जो कुछ समय पहले बहुत ज्यादा आसमान में उड़ रहा था, आज मेरे कदमों में पूरी तरह से पड़ा हुआ है। राहुल अपने सूखे हुए होठों को चाटते हुए कुछ बोलने की बेकार कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में बुरी तरह से फंस गई थी। देव के उस खौफनाक और कड़क लहजे ने राहुल की बची खुची हिम्मत को भी पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। वह उस विशाल और आलीशान बोर्डरूम में अपनी कुर्सी पर एक बेजान और खाली पुतले की तरह बुरी तरह से जम गया था। उसके दिमाग की सारी नसें भयंकर खौफ और गहरे सदमे के कारण पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थीं और काम नहीं कर रही थीं। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान कल रात केवल एक मामूली डॉक्टर लग रहा था, वह आज इतना बड़ा और ताकतवर भगवान कैसे बन गया। सोनिया की हालत तो राहुल से भी ज्यादा भयानक और खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसका सारा गुरूर अब खाक में मिल चुका था। वह अपने महंगे कपड़ों और खूबसूरत चेहरे के बावजूद इस समय एक बहुत ही डरी हुई और कमजोर औरत जैसी दिख रही थी। उसने देव की उस खौफनाक और ठंडी आंखों में देखा और उसे अपनी मौत का भयानक और सीधा अक्स पूरी तरह से साफ नजर आया। सोनिया अब यह जान चुकी थी कि उसके पिता की वह सारी बड़ी राजनीतिक ताकत इस शक्तिशाली इंसान के सामने केवल एक छोटा सा मजाक है। देव ने अपने सामने रखी उस भारी और काले रंग की फाइल को बहुत ही धीमे और डरावने तरीके से खोलना शुरू किया। कमरे में मौजूद बाकी सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह से खामोश थे और केवल देव के अगले खतरनाक आदेश का इंतजार कर रहे थे। देव ने फाइल का पहला पन्ना पलटा और बहुत ही शांत लेकिन बेहद कड़क आवाज में राहुल के उन सारे काले कारनामों को पढ़ना शुरू कर दिया।
हर एक शब्द राहुल की छाती में किसी तेज धारदार खंजर की तरह बहुत ही गहराई से चुभ रहा था, जिसे बर्दाश्त करना असंभव था। देव ने पूरी सभा को बताया कि राहुल ने पिछले कई सालों से मेडिकल दुनिया में बहुत बड़ा और भयंकर धोखा किया है। उसने नकली और बहुत ही घटिया चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करके न जाने कितने मासूम मरीजों की जान के साथ सीधा और भयानक खिलवाड़ किया है। देव ने उन सारे बड़े अस्पतालों के नाम पढ़कर सुनाए जिन्हें राहुल ने भारी रिश्वत देकर अपने उस गंदे और जानलेवा व्यापार में शामिल किया था। यह सारे सबूत इतने ज्यादा पक्के और मजबूत थे कि इन्हें दुनिया की कोई भी बड़ी अदालत बिल्कुल भी झुठला नहीं सकती थी। राहुल ने अपनी उस भयानक घबराहट को छुपाने की एक बहुत ही बेकार और खोखली कोशिश करते हुए अपने सूखे होठों को खोला। उसने हकलाते हुए और बहुत ही कांपती हुई आवाज में देव से कहा कि यह सारे दस्तावेज और बड़े सबूत पूरी तरह से झूठ हैं। उसने दावा किया कि बाजार में मौजूद उसके कुछ पुराने दुश्मनों ने उसे फंसाने के लिए यह सारी बड़ी और भयानक साजिश बहुत ही चालाकी से रची है। लेकिन उसकी यह झूठी बात सुनकर देव ने एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक हंसी हंसना शुरू कर दिया, जो पूरे कमरे में गूंज उठी। देव ने अपनी उस खौफनाक हंसी को रोकते हुए राहुल को बहुत ही तीखी और नफरत भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने कहा कि तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो, जो अभी भी मुझे अपनी इन घटिया और बेवकूफी भरी बातों से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये सारे ठोस सबूत मेरी अपनी निजी और बहुत ही तेज जांच टीम ने बड़ी मेहनत से पिछले कई हफ्तों में खंगाल कर अच्छी तरह निकाले हैं। तुम्हारे उस गंदे और भ्रष्ट व्यापार का हर एक छोटा सा हिस्सा अब पूरी तरह से मेरी मजबूत मुट्ठी में कैद है। सोनिया ने जब यह देखा कि राहुल अब पूरी तरह से हार चुका है और बर्बाद होने वाला है, तो उसने वहां से भागने की कोशिश की। उसने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी और अपने महंगे बैग को उठाकर उस बड़े बोर्डरूम के भारी दरवाजे की तरफ बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उसने उस दरवाजे के हैंडल को अपने कांपते हुए हाथों से छुआ, तो दो बहुत ही मजबूत और विशाल गार्ड वहां अचानक सामने आकर खड़े हो गए। उन दोनों ने बहुत ही कड़ाई से सोनिया का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। देव ने सोनिया की इस बेवकूफी भरी हरकत को देखकर अपनी आवाज को थोड़ा और ज्यादा ऊंचा करते हुए उसे सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तुम इस कमरे से मेरी स्पष्ट और सीधी इजाजत के बिना एक छोटा सा कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती हो। यह कोई मामूली खेल नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से जब चाहो आ सको और जब चाहो बहुत आसानी से वापस भाग सको। तुम्हें भी राहुल के उन सभी भयंकर और घृणित अपराधों में पूरी तरह से बराबर का दोषी माना जाएगा, क्योंकि तुम हमेशा उसके साथ रही हो। राहुल पूरी तरह से टूट गया और वह अपने घुटनों के बल उस ठंडे और शानदार फर्श पर बहुत ही बुरी तरह से गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया और डॉक्टर देव के सामने एक बहुत ही लाचार भिखारी की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मुझे अपनी इस भयानक और बहुत बड़ी गलती का सच्चा पछतावा है और मैं आपसे जिंदगी की आखिरी भीख मांगता हूं। कृपया मेरी कंपनी को इस तरह से पूरी तरह बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इसके बिना मैं सड़क पर आकर बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा। देव ने राहुल की इस झूठी और खोखली प्रार्थना को सुनकर अपने चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा घृणा और भयंकर नफरत का भाव लाया। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें उस रात उस मजबूर मीरा और उसके मरते हुए मासूम बेटे आर्यन का वह खौफनाक रोना बिल्कुल याद नहीं है? तुमने उस बेचारी और लाचार मां की सभी सच्ची और दर्दनाक मिन्नतों को कितनी आसानी और निर्दयता के साथ अपने महंगे जूतों तले कुचल दिया था। आज जब तुम्हारी अपनी सारी ताकत पूरी तरह से छिन गई है, तो तुम एक कायर की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो। देव ने अपनी कुर्सी से उठते हुए बहुत ही धीमे लेकिन बेहद खौफनाक और भारी कदमों के साथ राहुल की तरफ चलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि न्याय का असली मतलब केवल सामने वाले को हराना नहीं होता, बल्कि उसे उस भयंकर दर्द का सच्चा एहसास कराना होता है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में
केवल पैसे और झूठे रसूख के बल पर बहुत सारे मासूम लोगों का भयानक और गंदा शोषण किया है। आज तुम्हें यह बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि जब इंसान का सब कुछ एक पल में छिन जाता है तो कैसा खौफनाक दर्द होता है। सोनिया ने भी अब अपने सारे घमंड को हमेशा के लिए त्याग दिया था और वह भी घुटनों के बल देव के सामने गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा कि मेरा इन सब खतरनाक और व्यापारिक मामलों से कोई भी सीधा या बड़ा लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो केवल राहुल के साथ इसलिए थी क्योंकि मुझे इसका यह सारा पैसा और शानदार रहन सहन बहुत ज्यादा अच्छा और आकर्षक लगता था। कृपया मुझे जाने दीजिए और मेरे पिता को इस भयंकर तथा बहुत बड़े खौफनाक विवाद से पूरी तरह से अलग और सुरक्षित ही रहने दीजिए। देव ने सोनिया की तरफ बहुत ही ठंडी और कठोर नजरों से देखा और उसकी उस भयानक कायरता पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उन्होंने कहा कि तुम जैसी औरतें केवल अच्छे और सुखद समय की झूठी और मतलबी साथी होती हैं, जिन्हें केवल धन की भूख होती है। तुमने उस रात मीरा को बहुत ही गंदी और नीच गालियां देकर अस्पताल से बाहर निकालने का वह भयानक और क्रूर आदेश दिया था। तुम्हारे उस भयानक अहंकार और निर्दयता की पूरी कीमत तुम्हें आज इस कमरे में बहुत ही भारी और दर्दनाक तरीके से चुकानी ही पड़ेगी। देव ने अपने सचिव को एक छोटा सा इशारा किया, जिसने तुरंत उस बड़ी मेज पर एक बहुत ही खास और नया दस्तावेज लाकर रख दिया। देव ने राहुल को आदेश दिया कि वह इस नए दस्तावेज पर बिना कोई भी सवाल किए तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दे, वरना नतीजा भयंकर होगा। इस दस्तावेज के अनुसार राहुल की कंपनी के सारे बड़े अधिकार और उसकी सारी बची हुई संपत्ति तुरंत ही देव के उस विशाल ट्रस्ट में चली जाएगी। यह ट्रस्ट उन सभी गरीब मरीजों के मुफ्त और अच्छे इलाज के लिए काम करेगा जिन्हें राहुल ने धोखा दिया था। राहुल के हाथ उस पेन को उठाते हुए बहुत ही बुरी तरह से कांप रहे थे और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह जानता था कि इन कागजों पर अपने हस्ताक्षर करने का सीधा सा मतलब है अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को हमेशा के लिए खो देना। लेकिन उसके पास देव के इस खौफनाक और भयानक आदेश को मानने के अलावा और कोई भी दूसरा छोटा सा रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचा था। उसने अपने उन कांपते और ठंडे हाथों से उन सारे दस्तावेजों पर अपनी बर्बादी के आखिरी हस्ताक्षर बहुत ही मजबूरी में कर दिए। जैसे ही राहुल ने उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर अपने आखिरी हस्ताक्षर किए, उस आलीशान बोर्डरूम का भारी दरवाजा एक बार फिर से जोर से खुला। शहर के कुछ बहुत ही वरिष्ठ और बड़े पुलिस अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ उस बड़े कमरे में बहुत तेजी से अंदर आ गए। उनके चेहरों पर एक बहुत ही सख्त और कड़क भाव था और उनके हाथों में राहुल को तुरंत गिरफ्तार करने के बिल्कुल पक्के और पुख्ता वारंट थे। यह सब कुछ डॉक्टर देव की उस सटीक और बहुत ही खतरनाक योजना का एक बहुत बड़ा और अंतिम हिस्सा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने सीधे राहुल और सोनिया के पास जाकर बहुत ही सख्त आवाज में उन्हें उनके सारे भयानक और घृणित अपराधों के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी और मासूम लोगों की जान से खिलवाड़ करने के बहुत सारे ठोस और पक्के सबूत मिल चुके हैं। पुलिस के दो मजबूत जवानों ने आगे बढ़कर राहुल और सोनिया के उन कांपते हुए हाथों में ठंडी और लोहे की भारी हथकड़ियां अच्छी तरह पहना दी। राहुल का वह सारा झूठा घमंड और उसका वह महंगा सूट अब हमेशा के लिए पूरी तरह से बर्बाद और कलंकित हो चुका था। पुलिस उन दोनों को बहुत ही अपमानजनक तरीके से उस बड़े कमरे से बाहर निकालने के लिए खींचते हुए लिफ्ट की तरफ ले जाने लगी। सोनिया लगातार जोर जोर से चीख रही थी और अपने उस राजनेता पिता को बचाने के लिए बार बार बहुत ही बुरी तरह पुकार रही थी, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान के दिल में उन दोनों के लिए बिल्कुल भी कोई छोटी सी दया या हमदर्दी मौजूद नहीं थी। देव बहुत ही शांत और स्थिर होकर उस पूरी भयानक और खौफनाक कार्रवाई को अपनी जगह पर खड़े होकर लगातार देख रहे थे। देव के मन में एक बहुत ही गहरी और असीम शांति पूरी तरह से छा गई थी, क्योंकि उन्होंने अपना वह महान वादा पूरा कर दिया था।
उन्होंने मीरा और उसके उस मासूम बेटे को केवल एक नया और सुखद जीवन ही नहीं दिया था, बल्कि उनका पूरा सम्मान भी लौटाया था। न्याय का वह बड़ा और भारी पहिया पूरी तरह से घूम चुका था और बुराई करने वालों को उनकी सबसे भयानक और सच्ची सजा मिल चुकी थी। देव ने अपनी आंखें बंद कीं और उस खौफनाक लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी जीत को महसूस किया। उसी समय संजीवनी अस्पताल के उस शांत और सुरक्षित रिकवरी रूम में मीरा अपने बेटे आर्यन के बिल्कुल पास बहुत सुकून से बैठी हुई थी। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी छोटी और मासूम आंखें खोलीं और अपनी मां को देखकर एक बहुत ही प्यारी और कमजोर सी मुस्कान दी। यह देखकर मीरा के दिल का वह सारा भारी और भयानक बोझ एक ही पल में पूरी तरह से खत्म और गायब हो गया। उसने अपने बेटे के माथे को बहुत ही ज्यादा प्यार से चूमा और भगवान के साथ साथ डॉक्टर देव को भी सच्चा धन्यवाद दिया। कुछ ही देर बाद अस्पताल की एक बहुत ही अच्छी और समझदार नर्स ने मीरा के कमरे में आकर उसे आज की सबसे बड़ी खबर सुनाई। नर्स ने टीवी पर चल रहे उस बड़े समाचार को दिखाया जिसमें राहुल और सोनिया को पुलिस द्वारा हथकड़ियों में गिरफ्तार करते हुए साफ दिखाया जा रहा था। टीवी का वह मुख्य एंकर बहुत ही तेज और उत्तेजित आवाज में उन दोनों के बड़े घोटालों और उनके भयानक पतन की पूरी कहानी बता रहा था। मीरा ने वह पूरी खबर बहुत ही ज्यादा शांत और पूरी तरह से स्थिर भाव के साथ देखी। मीरा के दिल में राहुल को उस भयानक और खौफनाक हालत में देखकर बिल्कुल भी कोई छोटी सी खुशी या बड़ी नफरत नहीं हो रही थी। वह अब इन सब गंदे और सांसारिक बंधनों से बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुकी थी और उसे केवल अपने बेटे की नई जिंदगी से मतलब था। उसे ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि हर बुरे और घटिया काम का अंतिम परिणाम हमेशा बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक होता है। डॉक्टर देव ने सच में एक भगवान की तरह उसकी इस बिखरी हुई जिंदगी को बहुत अच्छे से संवार दिया था। देव उस बड़ी और आलीशान इमारत से अपना वह महान काम पूरी तरह खत्म करने के बाद वापस संजीवनी अस्पताल में बहुत ही शांति से लौट आए। उन्होंने अपने उस महंगे काले सूट को उतारकर एक बार फिर से अपना वह सफेद और पवित्र मेडिकल कोट बहुत ही शान से पहन लिया। उनके लिए यह सफेद कोट दुनिया की किसी भी बड़ी सत्ता और भयंकर ताकत से बहुत ज्यादा कीमती और सच्चा सम्मान देने वाला था। वह सीधे आर्यन के उस विशेष कमरे की तरफ अपने सधे हुए कदमों से बहुत तेजी से चलने लगे। जैसे ही देव ने आर्यन के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला तो उन्होंने देखा कि वह मासूम बच्चा अब पूरी तरह से जाग चुका है। आर्यन की आंखों में एक बहुत ही प्यारी चमक थी और वह अपनी मां से बहुत ही धीमी आवाज में बात करने की कोशिश कर रहा था। देव के चेहरे पर एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट मुस्कान आ गई जिसने उनके सारे भयानक और खौफनाक तनाव को पूरी तरह खत्म कर दिया। वह बहुत ही शांत कदमों से चलकर उस छोटे और सुरक्षित बिस्तर के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गए। देव ने बहुत ही कोमल हाथों से आर्यन की नब्ज जांची और उसके चेहरे पर आए उस नए और अच्छे रंग को बड़ी गहराई से देखा। आर्यन ने भी देव की तरफ देखकर एक बहुत ही प्यारी और मासूम मुस्कान दी, जैसे वह अपने उस महान मसीहा को अच्छी तरह पहचान गया हो। मीरा तुरंत अपनी जगह से उठी और उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर देव के सामने अपना सिर बहुत ही ज्यादा गहरे सम्मान से झुका लिया। देव ने मीरा को ऐसा करने से रोका और उसे हमेशा खुश रहने का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। राहुल और सोनिया को पुलिस स्टेशन की उस ठंडी और बहुत ही खौफनाक काल कोठरी में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। उस छोटी सी और गंदी जगह की भयानक बदबू ने उनके सारे महंगे और झूठे गुरूर को हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया था। राहुल जमीन पर बैठकर अपने उन फटे हुए और गंदे कपड़ों को बहुत ही ज्यादा निराशा और भयंकर खौफ के साथ लगातार देख रहा था। उसे अपनी उस आलीशान जिंदगी और बेहिसाब दौलत की याद आ रही थी जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सोनिया उस अंधेरी कोठरी के एक कोने में बहुत ही बुरी तरह से सिकुड़कर बैठी हुई लगातार अपने भाग्य पर रो रही थी।
उसने अपने पिता से मदद मांगने की बहुत सारी बेकार कोशिशें की थीं, लेकिन उन्होंने उसका फोन उठाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसके पिता ने इस भयानक घोटाले से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था ताकि उनका राजनीतिक करियर सुरक्षित रह सके। सोनिया को अब यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी इंसान किसी का सच्चा और पक्का साथी बिल्कुल नहीं होता है। राहुल की आंखों के सामने बार बार उस भयानक रात का वह डरावना दृश्य आ रहा था जब उसने मीरा को बाहर निकाला था। उसे मीरा की वह दर्दनाक चीखें और आर्यन का वह मासूम रोना अब एक भयंकर श्राप की तरह पूरी तरह से सुनाई दे रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी दिखने वाली औरत की हाय उसे इतनी बुरी तरह और दर्दनाक तरीके से बर्बाद कर देगी। यह उसके अपने कर्मों का वह भयानक और सीधा फल था जिसे अब उसे हर हाल में भुगतना ही था। दूसरी तरफ डॉक्टर देव की उस विशेष और बहुत ही तेज कानूनी टीम ने राहुल के खिलाफ सारे बड़े सबूत अदालत में पेश कर दिए थे। यह मुकदमा इतना ज्यादा मजबूत और पक्का था कि राहुल को किसी भी बड़ी जमानत पर बाहर आने का कोई भी छोटा सा मौका बिल्कुल नहीं मिला। न्यायाधीश ने उन सारे भयानक और जानलेवा चिकित्सा अपराधों को बहुत ही ज्यादा गंभीरता और पूरी सख्ती के साथ संज्ञान में ले लिया था। राहुल का पूरा विशाल साम्राज्य अब कानूनी तौर पर पूरी तरह से सील और पूरी तरह नीलाम होने के लिए तैयार था। संजीवनी अस्पताल के उस शांत और सुरक्षित रिकवरी रूम में आर्यन की सेहत अब बहुत ही अच्छी और तेजी से सुधर रही थी। उसके चेहरे पर अब एक बहुत ही प्यारी और स्वस्थ चमक वापस आ गई थी, जो उसकी मां के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। मीरा सारा दिन अपने बेटे के पास बैठकर उसे बहुत सारी अच्छी और प्यारी कहानियां सुनाती थी, जिससे आर्यन बहुत ज्यादा खुश रहता था। अस्पताल का पूरा स्टाफ उन दोनों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता था और उन्हें हर तरह की सुख सुविधा पूरी तरह से प्रदान करता था। डॉक्टर देव हर सुबह अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले आर्यन से मिलने उसके कमरे में बहुत ही प्यार और खुशी से आते थे। आर्यन भी डॉक्टर देव को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता था और उन्हें अपना सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त मानने लगा था। देव उस मासूम बच्चे के साथ कुछ पल बिताकर अपने पूरे दिन की सारी भारी और खतरनाक थकान को पूरी तरह से भूल जाते थे। मीरा उन दोनों को एक साथ हंसते खेलते देखकर भगवान का बहुत ही सच्चा और गहरा धन्यवाद करती थी, जिसने उन्हें यह नई जिंदगी दी है। मीरा को अब यह पूरी तरह से समझ आ चुका था कि उसकी जिंदगी का वह भयानक और खौफनाक अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया है। राहुल और सोनिया जैसे घटिया और बुरे लोगों का उसकी जिंदगी से पूरी तरह चले जाना ही उसके लिए सबसे बड़ी और सच्ची आजादी थी। उसने अपने मन में यह पक्का फैसला कर लिया था कि वह अब एक बहुत ही ज्यादा मजबूत और स्वतंत्र महिला बनकर अपनी नई जिंदगी जिएगी। वह अपने बेटे को एक ऐसा अच्छा इंसान बनाएगी जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। आखिरकार वह खुशी का बड़ा दिन आ ही गया जब आर्यन को अस्पताल से पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापस जाना था। मीरा ने आर्यन को बहुत ही सुंदर और नए कपड़े पहनाए जो अस्पताल के स्टाफ ने उसे बहुत प्यार और खुशी के साथ दिए थे। आर्यन बहुत ही ज्यादा खुशी से पूरे कमरे में इधर उधर भाग रहा था और उसकी वह प्यारी हंसी सबको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। मीरा अपना सारा सामान पैक करके डॉक्टर देव से मिलने और उनका आखिरी धन्यवाद करने के लिए उनके उस बड़े केबिन की तरफ गई। डॉक्टर देव अपने केबिन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल रिपोर्ट को बड़ी गहराई से पढ़ रहे थे। जब मीरा ने दरवाजा खटखटाया, देव ने तुरंत अपनी नजरें उठाईं और मीरा को देखकर उनके चेहरे पर एक बहुत ही कोमल और शांतिपूर्ण मुस्कान पूरी तरह से छा गई। उन्होंने मीरा को अंदर आने का इशारा किया और उसे आराम से बैठने के लिए कहा ताकि वे कुछ बहुत ही जरूरी और अच्छी बातें कर सकें। मीरा ने बहुत ही ज्यादा गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ देव को देखा और अपनी नई जिंदगी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मीरा ने बहुत ही शांत और रुंधी हुई आवाज में कहा
कि डॉक्टर देव, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वह सच में बहुत महान है। आपने न केवल मेरे बेटे की जान बचाई, बल्कि मुझे एक बहुत ही सम्मानजनक और नई जिंदगी जीने का एक बड़ा मौका भी दिया है। मैं आपका यह सारा भारी और बहुत बड़ा कर्ज अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह से नहीं उतार पाऊंगी। देव ने मीरा की इन बातों को सुनकर अपना सिर बहुत ही हल्के से हिलाया और उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहने के लिए रोका। देव ने बहुत ही ज्यादा शांत और प्रभावशाली आवाज में कहा कि मीरा, मैंने केवल एक सच्चे डॉक्टर और इंसान होने का अपना बड़ा फर्ज निभाया है। अन्याय और बुराई के खिलाफ मजबूती से खड़े होना हम सब की एक बहुत ही बड़ी और सच्ची सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तुमने अपने जीवन में बहुत सारा दुख सहा है, लेकिन तुम्हारी वह अटूट हिम्मत और भगवान पर पूरा भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी और सच्ची ताकत है। तुम्हें अब अपने इस शानदार भविष्य की तरफ बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ खुशी से आगे बढ़ना चाहिए। देव ने अपनी मेज की दराज से एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाला और उसे मीरा के बिल्कुल सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे उस मजबूत संकल्प से बहुत ही ज्यादा गहराई से प्रभावित हुआ हूं, जो तुमने हमेशा दिखाया है। यह संजीवनी ट्रस्ट के तहत चलने वाले एक बहुत बड़े और नए अनाथालय के मुख्य प्रबंधक पद का बिल्कुल पक्का और आधिकारिक नियुक्ति पत्र है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां रहकर उन सभी बेसहारा बच्चों की बिल्कुल एक अच्छी मां की तरह बहुत अच्छी देखभाल करो। मीरा उस नियुक्ति पत्र को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई और उसकी आंखों से खुशी के बहुत सारे आंसू तेजी से बहने लगे। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर देव उसे इतना बड़ा और सम्मानजनक काम सौंपकर उस पर इतना भारी भरोसा करेंगे। ये केवल एक मामूली नौकरी नहीं थी, बल्कि यह उसके लिए पूरी तरह से एक नया और बहुत ही शानदार जीवन शुरू करने का बड़ा मौका था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस कागज को उठाया और उसे अपने सीने से बहुत ही ज्यादा कसकर लगा लिया। मीरा ने अपनी आंखों से गिरते हुए उन खुशी के आंसुओं को पोंछा और देव को बहुत ही पक्के और मजबूत विश्वास के साथ देखा। उसने कहा कि मैं आपका यह बहुत बड़ा प्रस्ताव पूरी खुशी और सच्चे दिल से स्वीकार करती हूं और आपको यह पूरा भरोसा दिलाती हूं। मैं उन सभी बेसहारा बच्चों को अपना पूरा और सच्चा प्यार दूंगी और आपके इस बड़े ट्रस्ट का नाम हमेशा बहुत ज्यादा ऊंचा रखूंगी। देव ने मीरा के इस बहुत ही सकारात्मक जवाब को सुनकर एक बड़ी राहत की सांस ली और उसे अपनी शुभकामनाएं दी। समय बहुत ही तेजी से अपनी उस तेज और लगातार रफ्तार से आगे बढ़ता गया और कुछ महीने बहुत ही शांति के साथ गुजर गए। राहुल और सोनिया को उनके सभी भयानक और गंदे अपराधों के लिए अदालत ने बहुत ही लंबी और कड़ी जेल की सजा पूरी तरह से सुना दी थी। उनका वह सारा झूठा घमंड और उनकी वह सारी बड़ी दौलत पूरी तरह से सरकारी खजाने में बहुत ही अच्छी तरह जब्त हो चुकी थी। वे दोनों अब जेल की उस अंधेरी कोठरी में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक सजा काट रहे थे। राहुल को जेल में बहुत ही ज्यादा कठोर और कठिन शारीरिक काम करना पड़ता था, जो उसके लिए किसी भयानक नरक से कम नहीं था। उसके वे महंगे और शानदार कपड़े अब जेल की उस गंदी और फटी हुई वर्दी में पूरी तरह से बदल चुके थे, जो बहुत चुभती थी। उसे हर दिन अपनी उन सारी भयानक और गंदी गलतियों का बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और सच्चा एहसास होता था, जो उसने घमंड में की थी। लेकिन अब उस भयानक पछतावे का कोई भी छोटा सा फायदा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसका समय खत्म हो चुका था। सोनिया की हालत भी राहुल से बिल्कुल भी अलग नहीं थी और वह जेल की उस भयानक महिला बैरक में बहुत ही बुरी तरह सड़ रही थी। वहां की दूसरी कठोर कैदी महिलाएं सोनिया को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थीं और उसे उसके पुराने अहंकार के लिए बहुत मारती थीं। उसे अब यह समझ आ गया था कि पैसा और झूठी ताकत इंसान को अंदर से कितना ज्यादा खोखला और बहुत ही घटिया बना देती है। उसकी वह सारी खूबसूरती अब जेल की उस भयानक और दर्दनाक यातना में पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी।
दूसरी तरफ मीरा ने उस बड़े और शानदार अनाथालय की जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह और पूरी मेहनत के साथ संभाल ली थी। वह उन सभी गरीब और बेसहारा बच्चों की एक बहुत ही अच्छी और सच्ची मां बन गई थी, जो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसके नेतृत्व में वह अनाथालय पूरे शहर का सबसे ज्यादा अच्छा और सुरक्षित स्थान बन गया था, जहां बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती थी। मीरा के चेहरे पर अब हमेशा एक बहुत ही सच्ची और प्यारी मुस्कान रहती थी, जो उसकी उस पुरानी उदासी को मिटा चुकी थी। आर्यन भी अब पूरी तरह से स्वस्थ और बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुका था और उसी अनाथालय के अच्छे स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहा था। वह अपनी मां की तरह ही बहुत ज्यादा समझदार और दूसरों की हमेशा मदद करने वाला एक बहुत ही प्यारा बच्चा बन गया था। वह हर दिन नए और अच्छे बच्चों के साथ खेलता था और उन्हें अपना बहुत ही सच्चा और अच्छा दोस्त बनाता था, जो बहुत सुंदर था। मीरा उसे इस तरह से खुशी से बड़ा होता देखकर अपने उस पुराने दुख को पूरी तरह से भूल जाती थी। डॉक्टर देव अक्सर अपने कीमती और बहुत ही ज्यादा व्यस्त समय में से कुछ पल निकालकर उस बड़े अनाथालय में बच्चों से मिलने आते थे। जब भी वे आते थे तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुशी के साथ उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे और खूब सारी मस्ती करते थे। देव उन बच्चों को कई सारी अच्छी और नई चीजें सिखाते थे और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की बहुत बड़ी प्रेरणा देते थे। मीरा डॉक्टर देव को उन बच्चों के साथ इस तरह हंसते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा सुकून और सच्ची शांति महसूस करती थी। एक दिन संजीवनी अस्पताल की तरफ से उस अनाथालय में एक बहुत बड़े और शानदार वार्षिक समारोह का बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया था। इस बड़े कार्यक्रम में शहर के कई सारे जाने माने और बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों को विशेष अतिथि के रूप में बहुत सम्मान से आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर देव इस पूरे शानदार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और वे बहुत ही ज्यादा सादगी और शांति के साथ मंच पर बैठे हुए थे। मीरा ने पूरे कार्यक्रम की बहुत ही अच्छी और शानदार व्यवस्था की थी, जिसकी सभी लोग खूब प्रशंसा कर रहे थे। कार्यक्रम के अंत में मीरा को मंच पर जाकर अपने कुछ अच्छे विचार और अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत सम्मान से बुलाया गया। मीरा बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास और एक नई ताकत के साथ मंच पर गई और उसने वहां बैठे सभी लोगों को बहुत ही प्यार से देखा। उसने अपना भाषण शुरू किया और अपनी उस पुरानी तथा भयानक संघर्ष की दर्दनाक कहानी को बहुत ही शांति के साथ सबको सुनाया। उसने बताया कि कैसे एक भयंकर और काली रात ने उसकी पूरी जिंदगी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मीरा ने डॉक्टर देव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर उस भयानक रात यह महान और सच्चा इंसान मेरी मदद नहीं करता तो मैं खत्म हो जाती। डॉक्टर देव ने मुझे न केवल उस अंधेरे और खौफनाक तूफान से पूरी तरह बाहर निकाला, बल्कि मुझे यह एक नई और खूबसूरत जिंदगी दी है। उनका यह बहुत बड़ा और सच्चा न्याय मेरे जैसे कई सारे लाचार और कमजोर लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी और सच्ची उम्मीद है। मीरा के इन खूबसूरत और सच्चे शब्दों को सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें पूरी तरह नम हो गईं। पूरे हॉल में अचानक बहुत ही ज्यादा तेज और शानदार तालियों की बहुत बड़ी गड़गड़ाहट गूंज उठी, जो काफी देर तक लगातार बजती रही। सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और उन्होंने डॉक्टर देव तथा मीरा के इस बहुत ही अद्भुत और सच्चे सफर को सम्मान दिया। देव ने अपनी कुर्सी से उठकर मीरा की तरफ बहुत ही ज्यादा शांति और एक कोमल मुस्कान के साथ देखा और सिर हिलाया। यह पल उन दोनों की उस बड़ी और सच्ची जीत का एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शानदार प्रतीक था, जिसे कोई नहीं भुला सकता था। अहंकार और बुरी नीयत हमेशा इंसान को विनाश के उस बहुत ही भयानक और गहरे गड्ढे में बुरी तरह से गिरा ही देती है। राहुल और सोनिया ने अपनी उस गंदी और नीच सोच के कारण अपना सब कुछ हमेशा के लिए पूरी तरह से खो दिया था, जबकि मीरा ने अपनी सच्चाई और उस परतार और गहरे मजबूत प्रार्थना के बल पर भगवान से अपना वह पूरा खोया हुआ
सम्मान वापस पा लिया था। यह न्याय का वह सच्चा और बड़ा नियम है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी किसी भी तरह से बदल नहीं सकती है। समारोह के पूरी तरह से खत्म होने के बाद मीरा अपने बेटे आर्यन का हाथ बहुत ही ज्यादा प्यार से पकड़कर उस अनाथालय के बाहर खड़ी थी। सामने आसमान में डूबता हुआ सूरज एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, जो उनके नए जीवन की तरफ इशारा कर रही थी। आर्यन ने अपनी मांग की तरफ देखकर एक बहुत ही बड़ी और प्यारी मुस्कान दी, जिसे देखकर मीरा का दिल पूरी तरह से खुशी से भर गया। एक बहुत ही अच्छी और शांतिपूर्ण हवा चल रही थी, जो उनके सारे पुराने दुखों को उड़ा ले गई। डॉक्टर देव अपनी गाड़ी में बैठने से पहले एक आखिरी बार पीछे मुड़े और उन्होंने उन दोनों मां बेटे को बहुत प्यार से एक साथ देखा। उनके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा गहरी और असीम संतुष्टि थी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और महान काम पूरा कर लिया था। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और शहर की उस नई और खूबसूरत शाम की तरफ बहुत ही शांति के साथ अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। बुराई का हमेशा के लिए अंत हो चुका था और अच्छाई ने एक बार फिर से अपनी पूरी सच्चाई के साथ बड़ी जीत हासिल की थी। मीरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि मां का प्यार एक कमजोर स्त्री को भी सबसे मजबूत इंसान बना सकता है। राहुल और सोनिया को लगता था कि पैसा और रुतबा उनकी निर्दयता को छिपा देगा, लेकिन अंत में उनकी वही अमानवीयता उनके पतन का कारण बन गई। डॉक्टर देव ने सिर्फ आर्यन की जान ही नहीं बचाई, बल्कि यह विश्वास भी वापस लौटा दिया कि इस कठोर दुनिया में न्याय अभी भी सही समय पर सामने आ सकता है। कई बार जिसे दुनिया सबसे कमजोर समझती है, उसी की रक्षा किस्मत सबसे मजबूती से करती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा उन लोगों के प्रति दयालु रहिए जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। तो स्टर्क